हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः आपके सम्मुख हाजिर हूँ अनिल मोहन जी के उपन्यास सीक्रेट एजेंट के दूसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सीक्रेट एजेंट एपिसोड नंबर 2। एक मोड़ मुड़ते ही सिंधे ने घोड़े की लगाम खींच ली। उसके घोड़े के साथ साथ 2 कदम पीछे आ रहा शेर खान का घोड़ा भी रुक गया। ठीक सामने 100 फीट दूर आ रही जीप भी रुक गई। जीप में मंसूर खान बैठा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साथ में उसके दोनों साथी जासूस थे, अकरम और सिराज। चंद पलों के लिए वहां पर मौत का सन्नाटा छाया रहा। जीप में बैठे लोगों को जानते हो शेर खान? कहते हुए सिंधे ने शेर खान के घोड़े की लगाम को झटका दिया तो शेर खान का घोड़ा उसके बराबर आकर छिटक गया। शेर खान के चेहरे पर असमंजसता के भाव थे। नहीं, यह पाकिस्तानी जासूस है। इनमें से एक का नाम मंसूर खान है और वह बहुत खतरनाक है। वह हर कीमत पर मुझे पकड़ना या जान से मारना चाहता है। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर सर्द लहजे में कहा। फिर तो तुम बुरे फंसे, शेर खान बोला। मैं तो फंसा ही फंसा, लेकिन तुम भी कम नहीं फंसे, सिंधे ने जहरीले स्वर में कहा। मुझे मारने का खूबसूरत मौका किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहेगा, जबकि मैं तुम्हारी आड़ ले लूंगा। मुझे मारने से पहले मंसूर खान को तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा, यानी कि पहले तुम मरोगे, बाद में मैं। तुम खुद को सरदारा के खास आदमी कहते हो। अगर सरदारा का वास्तव में रसूख है तो रास्ता साफ करा लो, इस तरह कि न तुम्हारी जान को खतरा रहे और न मेरी। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मंसूर खान की गोली ही तुम्हें मारेगी। शेर खान ने होठों पर जीभ फेरकर सामने दिखाई दे रही जीप पर निगाह मारी। चिंता मत करो, यह मेरी बात मानेगा, शेर खान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। शेर खान, सिंधे के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट नाच उठी। मानता हूं यहां तुम्हारी चलती है, लेकिन यह पाकिस्तानी जासूस किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहे इसके लिए इसे तुम जैसे 10 शेर खान भी क्यों ना मारने पड़ जाएं। मुझे मारने का यह खूबसूरत मौका मंसूर खान कभी भी हाथ से नहीं जाने देगा। इसका मतलब तुम पाकिस्तान सरकार के लिए खतरनाक हो? शेर खान ने उसे देखा। ऐसा ही समझ लो, मेरी मौत के बाद पाकिस्तान सरकार को बहुत राहत मिलेगी। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिस ढंग से तुमने मेरे दोनों आदमियों को शूट किया वह खतरनाक ढंग ही था, शेर खान ने एक एक शब्द चबाकर कहा और निगाहें जीप पर जा टिकी। अब यह समझो कि यह लोग तुझे मारने आए हैं और पहले तुझे अपनी जान बचानी है, फिर मेरी बचानी है। नहीं तो शायद मैं तो अपनी जान बचा लूं, लेकिन तुझे हर हाल में मरना ही पड़ेगा। शेर खान के होंठ सख्ती के साथ भिज गए। सिंधे ने अपना घोड़ा शेर खान के घोड़े के साथ इस तरह चिपका लिया कि अगर जीप की तरफ से फायर हो तो शेर खान को अपने सामने करके खुद गोली से बच सके। तभी जीप से मंसूर खान की आवाज उभरी। सिंधे, हम तुम्हें पहचान चुके हैं। इस समय तुम हमारे और हमारी फौज के जबरदस्त घेरे में हो। तुम किसी भी कीमत पर यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। बेहतर होगा तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें जिंदा या मुर्दा हर हालत में गिरफ्तार करके ही रहेंगे। अगर खुद को जिंदा हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी कायम रहेगी, वरना मौत तो तुम्हारे नसीब में है ही। मंसूर खान, सिंधे ऊंची आवाज में कह उठा। हाथ में अब रिवॉल्वर स्पष्ट रूप से चमकने लगी थी। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। हिंदुस्तान से यहां मैं अपनी बलि देने या अपनी गिरफ्तारी देने नहीं आया। तुम मुझे ना तो गिरफ्तार कर सकते हो और ना ही मेरी जान ले सकते हो। बहुत घमंड है अपने ऊपर। घमंड नहीं, आत्मविश्वास का हो मंसूर खान। बेवकूफ हो। फौजियों ने इस कस्बे को पूरी तरह घेर रखा है, तुम यहां से निकल नहीं सकोगे। फौजियों ने जंगल भी घेर रखा था मंसूर खान, लेकिन मैं आराम से निकलकर कस्बे में आ गया। यह बात मेरे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखती। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। अच्छी बात है, अब अपना अंजाम देख लो। मंसूर खान का खतरनाक स्वर उभरा। मेरे निशाने से बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। मेरा दावा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 फायरों में तुम्हें शूट कर दूंगा। सिंधे ने तुरंत शेर खान को देखा। अब मामले को संभालो शेर खान, वरना मेरे से पहले जान तेरी जाएगी, सिंधे ने दांत भींचकर कहा। शेर खान ने हड़बड़ाकर सामने की तरफ देखा। ठहरो, गोली मत चलाना, शेर खान बौखलाकर जोर से चिल्लाया। मंसूर खान का उठा हुआ रिवॉल्वर वाला हाथ ठिठका।
चेहरे पर असमंजसता से भरे भाव उभरे। उसने अपने आसपास मौजूद अकरम और सिराज पर निगाह मारी। सर, यह सरदारा का आदमी है। सिंधे ने उसे इस तरह कवर कर रखा है कि हमारी चलाई गोली उसे भी लग सकती है और हमारी गोली से सरदारा के आदमी का मरना ठीक नहीं होगा, सिराज ने कहा। तो क्या हम अपने देश के दुश्मन को छोड़ दें? मंसूर खान फुफकार उठा। मैं तो यह कह रहा हूं कि सरदारा के किसी आदमी की जान हमसे जाए यह ठीक नहीं होगा। मैं परवाह नहीं करता सरदारा के आदमी की, मैं सिर्फ अपने फर्ज को पूरा कर रहा हूं। सर, आप बड़े हैं हमसे, ओहदे में भी उम्र में भी, परंतु फिर भी मैं जो कह रहा हूं उस पर आपको गौर करना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें सरदारा के खिलाफ नहीं चलना चाहिए और देश के खिलाफ चलें, है ना? तुम यही कह रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? सिराज ने फिर कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तानी जासूस को उड़ाने का ऐसा खूबसूरत मौका फिर हमें नहीं मिलेगा, मंसूर खान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अगर यह चांस चूक गए तो शायद फिर हमें पछताना पड़े। मैंने जो कहना था कह दिया सर, आगे आप जो भी मुनासिब समझे वही करें। इन बातों के बीच अकरम एक बार भी नहीं बोला था। मंसूर खान ने पुनः रिवाल्वर संभाला। दरिंदगी भरी निगाह सामने नजर आ रहे सिंधे और शेर खान पर मारी। उन दोनों की एकटक निगाहें भी इन लोगों पर ही टिकी थी। मंसूर खान को पुनः रिवाल्वर उठाते पाकर शेर खान का चेहरा फक और गुस्से से आंखें जल उठी। रुक जाओ, गोली मत चलाना, शेर खान घोड़े पर बैठा तड़प कर चिल्ला उठा। मंसूर खान की ट्रिगर पर कसी उंगली ट्रिगर पर दबाव डालने से रुक गई। क्या चाहते हो तुम? मंसूर खान जोर से चिल्लाया। गोली मत चलाओ, गोली मुझे भी लग सकती है, शेर खान की आवाज सुनाई दी। मैं गोली तुम पर नहीं चला रहा। अगर गोली तुम्हें लगती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं हिंदुस्तानी जासूस को शूट कर रहा हूं। तुम्हें खुद को खुद ही बचना चाहिए, मंसूर खान ने क्रोध भरे स्वर में कहा। मैं सिर्फ अपना धर्म पूरा कर रहा हूं। होश में आओ, मैं सरदारा का खास आदमी शेर खान हूं। मेरी बात को इनकार मत करो। मंसूर खान के कुछ कहने से पहले ही खामोशी अख्तियार कर रखे अकरम कह उठा। सर, शेर खान वास्तव में सरदारा का खास आदमी और बहुत खतरनाक इंसान है। इसकी बात को इनकार करना ठीक नहीं, वरना सरदारा का कहर हम पर बुरी तरह टूटेगा। मंसूर खान दांत पीस कर रह गया। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ आया यह खूबसूरत मौका छोड़ दूं? सर, वह शेर खान है, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इस इलाके का बेताज बादशाह है, यहाँ पर इसके ढेरों साथी हैं। वह उस इंसान को कभी नहीं छोड़ेंगे जो इस पर गोली चलाएगा। यहाँ पर कौन है? वक्त आने पर फौज इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। 1 घंटे में ही मक्खियों की भांति इनके इतने आदमी आ जाएंगे कि फौज भी छोटी लगने लगेगी। यह सीमा से लगा कस्बा है, यहाँ पर इन्हीं का कानून चलता है। सरदारा इन सबका बादशाह है। आप तो जानते ही हैं कि उसकी पहुंच कहाँ तक है। सरकारी मशीनरी उसी के इशारे पर चलती है। हर महीने वह इन कस्बों से करोड़ों की स्मगलिंग करता है। सब जानते हैं, परंतु कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। सरदारा कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसके किसी आदमी को गोली लगे, खास तौर से उसके खास आदमी शेर खान जैसे इंसान को। जो भी गोली चलाएगा सरदारा उसे बख्शने वाला नहीं। आप भी सरदारा से खुद को नहीं बचा सकेंगे, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। मंसूर खा जाने वाली निगाहों से अकरम को घूरता रह गया। तुम्हारा मतलब कि हमारे देश के अपराधी इतने पावरफुल हो गए हैं कि कानून उसके खिलाफ कदम भी नहीं उठा सकता? इतना कमजोर हो गया है हमारा कानून, हमारी सरकार? अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया। मंसूर खान की निगाहें पुनः सिंधे और शेर खान पर जा टिकी। तुम लोग कहते हो शेर खान बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, तो फिर यह खुद को सिंधे से दूर क्यों नहीं कर रहा? मेरे ख्याल से सिंधे ने उस पर काबू कर रखा है। सिंधे के हाथ में रिवाल्वर है। एक रिवाल्वर के दम पर शेर खान जैसा आदमी मजबूर होकर सिंधे के इशारे पर चल रहा है। अकरम और सिराज ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी मंसूर खान ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोला, शेर खान, तुम इस जासूस से पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ। मैं मजबूर हूं। इसने मेरे हाथ पीठ पीछे बांधकर मुझ पर रिवाल्वर तान रखी है। इसका मतलब इसने तुम पर पूरी तरह काबू पा रखा है। हाँ, अगर ऐसा है तो यह तुम्हारी बदकिस्मती है। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे गोली लगी तो सरदारा तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा।
यह बात की बात है कि तुम्हारे या मेरे साथ क्या होता है। तुम, शेर खान ने क्रोध में चिल्लाकर कुछ कहना चाहा परंतु कह नहीं सका। मंसूर खान ने संदे का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही घोड़ा जोरों से हिनहिना उठा। अपने दोनों पांव हवा में उठा लिए। जो गोली सिंधे की तरफ बढ़ी थी वह घोड़े के माथे में जा धंसी। घोड़ा जोरों से हिनहिनाकर तड़पा। गोली लगते ही वह बेकाबू हो गया था। वह तड़प कर दाएं बाएं भागा। इससे पहले ही सिंधे ने छोटी सी छलांग लगाई और शेर खान के घोड़े पर उसके पीछे जा बैठा। सिंधे के घोड़े ने तड़प कर कुछ छलांगे मारी, फिर नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसका माथा, आंखें, मुंह खून से लथपथ हो चुका था। शेर खान, तुम खुद को इस इलाके का बादशाह कहते हो? सिंधे शब्दों को चबाकर कहर भरे स्वर में कह उठा। देख ली अपनी बादशाहत? एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर तुम्हारी बात नहीं मान रहा। जवाब में शेर खान दांत किटकिटा उठा। मैं कहता हूं फायर मत करो। शेर खान गला फाड़कर जोरों से चिल्लाया। शेर खान, मंसूर खान की तीखी आवाज उभरी। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूं। अपने आप को इस जासूस से अलग कर लो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। होश में आओ। शायद तुम मुझ पर गोली चलाने का अंजाम नहीं जानते। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। फर्ज में अंजाम नहीं देखा जाता शेर खान। सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी की गारंटी नहीं लूंगा। शेर खान के होंठ भिज गए। यह जो कह रहा है वास्तव में कर दिखाएगा। सिंधे ने शेर खान से कहा। तुम इस हवा में नहीं रहो कि तुम्हारी आवाज सुनकर पीछे हट जाएगा। मैं इस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े करवा कर रख दूंगा। अवश्य करवाना, अगर जिंदे रहे तो। सिंधे कड़वे स्वर में मुस्कुराया। शेर खान के होठों से कोई शब्द न निकला। आधा मिनट बीत चुका है शेर खान, मंसूर खान की चिल्लाहट से भरी आवाज आई। सिंधे हंसा और व्यंग से कह उठा। सुन लिया शेर खान? वह कह रहा है कि बाकी का आधा मिनट बचा है। साला कुत्ता, शेर खान के होठों से गुर्राहट निकली। तभी सिंधे के होठों से सख्त स्वर निकला। वह हमें शूट करने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। कहने के साथ ही सिंधे ने घोड़े की लगाम पकड़ी और जोर से झटका दिया। लगाम का झटका पाते ही घोड़ा उछला। फिर लगाम का इशारा पाकर घोड़ा उठा और बगल में नजर आ रही पतली गली में प्रवेश करता चला गया। यह सब चंद ही क्षणों में हो गया। मंसूर खान ने एक साथ 2 फायर झोंके। एक खाली गया, दूसरा घोड़े की पिछली टांग में लगा। गली में प्रवेश करते ही घोड़ा जोरों से चीखकर उछला। सिंधे छलांग मारकर घोड़े से नीचे उतर गया। हाथ पीठ पर बंधे होने के कारण शेर खान खुद को संभाल नहीं सका और नीचे गिरने को हुआ कि सिंधे ने फौरन उसे संभाल लिया। शेर खान भी घोड़े से नीचे था। शेर खान, यहाँ से जल्दी से खिसक लो, वह पागल हमें शूट करके ही रहेगा। सिंधे भागा, उसके साथ शेर खान भी। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। चंद कदम आगे जाते ही एक और गली आई तो वह उसमें प्रवेश करके ठिठके। तत्पश्चात सिंधे ने गली के मोड़ से झांककर वापस देखा। मंसूर खान अपने दोनों साथियों के साथ गली में प्रवेश कर रहा था। तीनों के हाथों में रिवाल्वर दबे थे। वह मरने मारने पर उतारू लग रहे थे। बहुत ही नाजुक और खतरनाक वक्त था। सिंधे ने रिवाल्वर सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। सकरी गली थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। यूं ही चलाई गोली सिराज के सीने में जा लगी। उसके होठों से कंठ फाड़ देने वाली चीख निकली और वह वहीं गिरकर नीचे तड़पने लगा। मंसूर खान और अकरम फौरन गली के बाहर किनारे पर जा छिपे। सिंधे ने सीधे होकर शेर खान को देखा। शेर खान, इस समय तुम्हारी जिंदगी भी उतनी ही खतरे में है जितनी कि मेरी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से खामखा अपनी जान से हाथ गंवाओ, लेकिन अब तक तुम इतना तो जान गए होगे कि इस कस्बे में तुम्हारी बादशाहत अभी नहीं जमी होती तो यह लोग तुम्हारी बात अवश्य मानते और फायर नहीं करते। कहने के साथ ही सिंधे ने शेर खान का बंधन खोल दिया और जेब से शेर खान की रिवाल्वर निकालकर उसके हवाले करता हुआ बोला, अब तुम इनके साथ जो सलूक करना चाहते हो करो। मैंने तुम्हारे बंधन खोलकर तुम्हें आजाद कर दिया है। शेर खान सिंधे को देखता रहा, बोला, कुछ भी नहीं। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही थी। तुमने मुझे फौजियों के हवाले करना चाहा, मेरी जान लेनी चाहिए, इसी कारण हम में मनमुटाव हुआ। मेरा मन तुम्हारे लिए साफ है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से मुझ पर फायर मत करना शेर खान। शेर खान फिर भी कुछ नहीं बोला। सिंधे के चेहरे पर उसकी निगाहें टिकी रहीं। सिंधे ने मुस्कुराकर उसका कंधा दबाया, फिर पलटकर तेज कदमों से आगे बढ़ गया।
उसकी एक आंख पीछे मौजूद शेर खान पर थी कि कहीं वह फायर न कर दे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ आगे जाकर गली का मोड़ आया तो वह मुड़कर शेर खान की निगाहों से ओझल हो गया। उसके ओझल होते ही शेर खान का चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हो उठा। इतना शोर शराबा होने पर कोई भी अपने घर से बाहर का नजारा देखने के लिए नहीं निकला था। ऐसी फायरिंग उनके लिए जैसे रोजमर्रा का काम थी। शेर खान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और वापस चल पड़ा। गली के किनारे पर उसने सिराज की लाश देखी। जिसे पार करके वह गली से बाहर निकला तो दाएं बाएं मंसूर खान और अकरम को खड़े देखा। शेर खान ने खा जाने वाली निगाहों से मंसूर खान को देखा। फायर तुमने किया था? शेर खान के होठों से गुर्राहट निकली। हाँ, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने गोली चलाई? शेर खान खतरनाक लहजे में कह उठा। मैंने तुम पर नहीं, हिंदुस्तानी जासूस पर गोली चलाई थी, मंसूर खान सपाट स्वर में बोला। अकरम सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ शेर खान को देखे जा रहा था। अगर मुझे लग जाती तो? कैसे लग जाती? मेरा निशाना इतना कच्चा नहीं है। तुम्हारे कारण तो वह जासूस बच निकला है, वरना अब तक तो उसकी लाश यहाँ पड़ी होती, मंसूर खान ने क्रूर स्वर में कहा। सच तो यह है कि तुम्हारे कारण ही मेरे आदमी सिराज को वह जासूस शूट कर गया, वरना मैंने तो उसे फायर करने का मौका ही नहीं देना था। जो भी हो, कानून का यह खेल तुमने बिगाड़ा है शेर खान। मेरे इलाके में आकर खेल खेलोगे तो ऐसा ही होगा। अभी तो तुम्हारा आदमी गया है। अगर इस खेल को तुमने जल्दी ही बंद नहीं किया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। मंसूर खान के दांत भिज गए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, और अपने हाथ पांवों पर काबू रखो, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा, और अगर मैंने कुछ कर दिया तो उसे संभालना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। कोशिश करो कि अपना खेल समाप्त करके जल्दी से यह इलाका छोड़ दो, बहुत जल्दी, समझे? शेर खान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहते हुए हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर अपनी जेब में ठूंस ली। यहाँ पर सरदारा की सरकार और हमारा हुक्म चलता है। तुम्हारी सरकार यहाँ ताकतहीन है। इस कस्बे से निकल जाओ, वरना कभी भी जिंदा यहाँ से नहीं निकल सकोगे। अगर तुमने या फौजियों ने मेरे किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो मैं यहाँ पर कहर बरपा कर रख दूंगा। कहने के साथ ही शेर खान तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मंसूर खान व्यवस्था भरी कठोर निगाहों से उसे जाते देखता रहा। सर, अकरम बोला, यह जो कह गया है वास्तव में कर दिखाएगा। मंसूर खान ने सिर को झटका देकर नीचे पड़ी सिराज की लाश को देखा, फिर जल्दी से अकरम से बोला, आओ, सिंधे इन्हीं गलियों में कहीं आसपास होगा, उसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद सिराज की लाश को उठवाने का इंतजाम करेंगे। मंसूर खान और अकरम तेजी से भागते हुए गलियों में प्रवेश करते चले गए। सिंधे गलियों में इधर उधर भागता रहा। शेर खान को उसने मंसूर खान के खिलाफ भड़का दिया था, जानबूझकर भड़काया था कि वह लोग आपस में भिड़ जाएं ताकि उसके लिए खतरा कम हो सके। अब वह अपने इस इरादे में किस हद तक कामयाब हुआ है यह तो वक्त आने पर ही मालूम हो सकेगा। उन्हीं गलियों में भटकते भटकते सिंधे से शेर खान का एक आदमी टकराया। सिंधे को देखते ही उसने होलिस्टर में डाली रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। सिंधे ने दांत भींचे और खतरनाक अंदाज में तीर की भांति उस पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकाल पाता, सिंधे उसे लेता हुआ नीचे जा गिरा। सिर नीचे टकराते ही उसके होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। सिंधे फिर नहीं रोका। उसके सिर के बाल दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। उसके होठों से 2 बार चीखें निकली और वह बेहोशी की गर्त में डूबता चला गया। उसके सिर का पिछला हिस्सा खून से लाल हो उठा था। सिंधे के हाथ बिजली की सी गति से चलने लगे। 2 पलों में ही उसके शरीर पर पड़ी जीन्स की पैंट, सूती हरी कमीज और जीन की जैकेट उतारी, फिर अपने कपड़े उतारकर उस घुड़सवार के जीन के कपड़े पहने और अपने कपड़े उस बेहोश घुड़सवार के करीब फेंककर उसका हैट उठाकर अपने सिर पर रखने के पश्चात उछलकर घोड़े पर बैठा और गली में आगे बढ़ता चला गया। अब एक ही निगाह में उसे पहचान पाना कठिन था। चंद पलों के पश्चात वह गलियों के जाल से बाहर निकला और कस्बे के खुले हिस्से में आ गया। कस्बे के लोग ना के बराबर ही दिखाई दे रहे थे। बाहर हो रही फायरिंग की आवाजें और फौजियों के जमघट ने उन्हें घर में घुसने पर मजबूर कर दिया था। यदा कदा शेर खान नजर आ जाते थे। सिंधे ने लगाम खींचकर घोड़ा रोका और खोजपूर्ण निगाहों से आसपास देखा। वह इस कस्बे से फौरन निकल जाना चाहता था। वहां की बेवजह की लड़ाई में पड़कर अपनी जिंदगी दांव में लगाना
उसकी निगाहों में ठीक नहीं था। वह फौरन इस्लामाबाद पहुंचना चाहता था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां से उसने वह फाइल हासिल करनी थी जिसे मंसूर खान हिंदुस्तान से उड़ा लाया था। परंतु इस समय सबसे ज्यादा उसे खतरा फौजियों का था। फौजियों ने कस्बे को पूरी तरह अपने घेरे में ले रखा था। आसानी से कस्बे से बाहर निकल पाना वास्तव में कठिन था, परंतु इस समय उसके बदन पर शेर खान के आदमियों के कपड़े थे, घोड़ा था, सिर पर पड़े टोप ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। ऐसे में वह कस्बे से बाहर निकलने की चेष्टा कर सकता था और उसे पूरा विश्वास था कि इस चेष्टा में वह कामयाब होकर रहेगा, क्योंकि शेर खान के किसी आदमी को फौजी खामखा छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। दिशा का ज्ञान करके सिंधे ने लगाम को तीव्र झटका देकर घोड़े को एड़ मारी तो घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर खान के कई आदमी घोड़ों पर नजर आए, परंतु किसी ने भी उसे पहचाना नहीं, किसी ने भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। धीरे धीरे फौजी घेरा तंग करते हुए कस्बे के भीतर प्रवेश करते आ रहे थे। उनका ऑफिसर उन्हें कमांड कर रहा था। मंसूर खान भी ऑफिसर को समझा चुका था कि उसे कैसे काम करना है। अब उनका इरादा कस्बे के एक एक घर छानने का था। शेर खान के घुड़सवार ना तो फौजियों को कुछ कह रहे थे, ना ही फौजी शेर खान के आदमियों से कुछ कह रहे थे। अलबत्ता इतने सारे आदमियों को देखकर शेर खान और उसके आदमियों में तनाव सा भर आया था। फौजियों का यह घिराव उन्हें अपने इलाके में पसंद नहीं आया था। चूंकि फौजियों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो उन्हें तंग करती, इसलिए वह खामोश थे। सिंधे एक छोटी गली से निकल रहा था कि एकाएक सामने दो फौजी पड़ गए। उसे रास्ता देने के लिए फौजी एक तरफ हट गए। सिंधे उनके करीब से निकला तो उन दोनों फौजियों ने उसका चेहरा देखा। चेहरे को देखते ही एक फौजी की आंखें सिकुड़ गईं। क्लीन शेव्ड खूबसूरत चेहरा, हिंदुस्तानी एजेंट का कुछ ऐसा ही हुलिया उन्हें बताया गया था। साथ ही माथे पर बाईं ओर छोटा सा तिल होने के बारे में बताया गया था। फौजी ने दूसरे फौजी को कोहनी मारी। कुछ न समझते हुए भी दूसरा फौजी सतर्क हो गया। दोनों ने अपनी राइफलें संभाली और पहले वाला फौजी ऊंचे स्वर में बोला, हाँ ठहरो। सिंधे तब कठिनता से 30 गज आगे गया था। फौजी की पुकार सुनते ही उसने घोड़े की लगाम खींची। हिनहिनाकर घोड़ा रुक गया। दोनों फौजी तुरंत उसके पास पहुंचे। कौन हो तुम? उसी फौजी ने पूछा। तुम्हारे ख्याल से मैं कौन हो सकता हूँ? सिंधे ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मैंने पूछा है कौन हो तुम? यह बात तुम जाकर शेर खान से पूछो, वह बताएगा। सरदारा के आदमी हो? हाँ। अपनी फेल्ट कैप उतारो। क्यों? यूं ही उतारो तो सही। सिंधे आने वाले खतरे को पहचान चुका था। कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, वरना यह फौजी उसे फेल्ट कैप उतारने को न कहता। वह पूरी तरह सतर्क हो गया। तुम दोनों ने राइफलें मुझ पर क्यों तान रखी हैं? एकाएक सिंधे गुर्रा उठा। दोनों फौजियों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। जो भी बात करनी है राइफलें नीची करके करो, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। दोनों फौजियों ने फौरन राइफलें नीची कर ली। उनके ऑफिसर ने इस बात की खास तौर से ताकीद की थी कि सरदारा के किसी आदमी से बदसलूकी न की जाए। अब तुम अपनी फेल्ट कैप उतार कर अपना चेहरा दिखाओ, फौजी पुनः बोला। सिंधे ने सिर पर पड़ी फेल्ट कैप उतारी। फौजी ने आगे बढ़कर उसके माथे को गौर से देखा। अगले ही पल वह जोरों से चौंका। माथे पर बाईं तरफ उसे स्पष्ट तिल नजर आया। उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत हाथ में पकड़ी राइफल सिंधे की कमर से लगाई और गुर्राकर बोला, हम तुम्हें पहचान चुके हैं हिंदुस्तानी जासूस। बिना कोई चालाकी किए खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें अभी इसी वक्त भून कर रख दिया जाएगा। यह सब देखकर दूसरे फौजी ने भी अपनी राइफल उसकी तरफ कर दी। पल भर के लिए सिंधे ठगा सा रह गया। यह सब हो जाने की तो उसे जरा भी आशा नहीं थी। वह समझ नहीं पाया कि इन दोनों ने उसे कैसे पहचाना। कोई भी चालाकी मत करना, घोड़े से नीचे उतरो और दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ चलो। हमें इस बात का पूरा ऑर्डर है कि तुम्हें बेहिचक शूट कर दिया जाए। अब यह सोचना तुम्हारा काम है कि जिंदा गिरफ्तार होना चाहते हो या मरना चाहते हो, फौजी ने सख्त स्वर में कहा। सिंधे ने हाथ में थाम रखी फेल्ट कैप पुनः अपने सिर पर डाली और बोला, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारे माथे के बाईं तरफ मौजूद तिल के बारे में हमें बता दिया गया था, फौजी ने कहा। सिंधे ने गहरी सांस लेकर मन ही मन पक्का विचार किया कि मुनासिब वक्त मिलते ही वह माथे पर मौजूद छोटे से तिल को साफ करा देगा।
यह तिल कभी भी उसकी मौत का सबब बन सकता था। जैसे कि अब गड़बड़ी हो गई थी। फौरन नीचे उतरो। शिंदे ने बारी बारी से दोनों को देखा। दोनों उस पर राइफलें ताने खड़े हुए थे और तुरंत फायर करने की स्थिति में थे। शिंदे ने दोनों हाथ घोड़े पर रखे, दायां पांव रकाब में फंसाया और आहिस्ता से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही जैसे मौत से भरी बिजली कौंधी हो। जाने कब उसके हाथ में रिवाल्वर आया और पलटते ही एक के माथे का निशाना बनाकर फायर किया और उसी पल खुद को नीचे गिरा लिया। दूसरे की राइफल से निकली गोली उसके नीचे गिरते ही खाली चली गई। उसके बाद वह दूसरा फायर नहीं कर सका। नीचे पड़े ही पड़े शिंदे ने दांत भींचकर 2 बार ट्रिगर दबाया। दोनों गोलियां उसके पेट में जा धंसी। उसकी आंखें फट गईं, राइफल हाथ से छूट गई। पेट से खून ही खून उबलने लगा। दोनों हाथों से पेट को थामे वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। पहले वाला फौजी तो उसी समय मर गया था जब उसके माथे पे गोली लगी थी। शिंदे उछलकर फौरन खड़ा हो गया। अब खतरा और भी बढ़ गया था। रिवाल्वर और राइफल के फायरों की आवाजें दूर दूर तक गई होंगी, जिन्हें आसपास मौजूद फौजियों ने अवश्य सुना होगा। वह फौरन इस जगह से दूर हो जाना चाहता था। शिंदे अभी घोड़े पर बैठा ही था कि फौजियों के भारी जूतों की आवाज उसे इसी तरफ आती महसूस हुई। शिंदे के होंठ सख्ती के साथ भिज गए। आवाज सामने की तरफ से आ रही थी। उसने गली में घोड़ा मोड़ा और वापस भगा दिया, परंतु गली से बाहर नहीं निकल सका। दूसरी तरफ से भी फौजी आ गए थे। एक तरफ 3 फौजी थे तो दूसरी तरफ 4। शिंदे बुरी तरह दुश्मनों के पिंजरे में फंस चुका था। न आगे जा सकता था और न ही पीछे। उन सब फौजियों की राइफलें उसकी तरफ तनी हुई थी। अपने साथी फौजियों की लाशें देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया था। वह तहे दिल से चाहते थे कि शिंदे कोई गलत हरकत करे और वह उसे गोलियों से उड़ा दे, परंतु शिंदे ने कोई हरकत नहीं की। वह फौजियों की मनोस्थिति से वाकिफ था। उसने खामोशी से बिना कुछ कहे दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। वह कुछ इस तरह फंस चुका था कि अपने बचाव में कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। एक फौजी उसके पास पहुंचा और उसके होलिस्टर में मौजूद रिवाल्वर निकालने के पश्चात बेहद सख्त स्वर में बोला, और कोई हथियार नहीं है? शिंदे ने शांत लहजे में कहा। तुम घोड़े से नीचे नहीं उतरोगे। फौजी ने दांत भींचकर कहा। सुना, अपने दोनों हाथ ऊपर रखोगे, इन्हें नीचे करने की चेष्टा नहीं करोगे। यह भी सुना, हम चाहते हैं तुम बच निकलने की जरा सी कोई हरकत करो ताकि तुम लोग मुझे शूट कर सको। बहुत समझदार हो, उसने खतरनाक लहजे में कहा। शिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। उस फौजी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और गली के बाहर की तरफ बढ़ा। शिंदे दोनों हाथ ऊपर किए घोड़े पर बैठा था। अन्य 6 फौजियों की राइफलें आग उगलने को तैयार शिंदे पर तनी हुई थी कि वह जरा सी भी गलत हरकत करे तो सही। वहां पहुंचते ही वह फौजी अफसर से मिला। वह हिंदुस्तानी जासूस कहाँ है? मंसूर खान ने व्यग्रता से पूछा। भीतर है, फौजी ऑफिसर ने जवाब दिया। थैंक यू ऑफिसर, आपने पाकिस्तान के बहुत खतरनाक दुश्मन को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। देश आपका यह कारनामा कभी नहीं भूल सकेगा, शिंदे ने प्रसन्नता से कहा। जर्रा नवाजी का शुक्रिया श्रीमान मंसूर खान, फौजी ऑफिसर ने सिर हिलाया। मैं हिंदुस्तानी जासूस को अपने चार्ज में लेना चाहता हूँ। यह नहीं हो सकता खान साहब। क्यों? मंसूर खान की आंखें सिकुड़ गईं। एक हिंदुस्तानी जासूस ने मेरे यूनिट के फौजियों की जान ली है। इसे हम अपने अंडर में लेंगे। इसने मेरे असिस्टेंट को भी शूट किया है। कुछ ही दूरी पर उसकी लाश पड़ी है, मंसूर खान ने कहा। यह सब बातें करने का अभी वक्त नहीं है। इस जासूस का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए इसे अपने चार्ज में लेना चाहता हूँ। यह बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं आपका कहना मानूं, फौजी ऑफिसर ने जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं अभी अपने चीफ से बात करता हूँ। कहने के साथ ही मंसूर खान ने चंद कदम दूर हटकर कलाई पर घड़ी नुमा ट्रांसमीटर के जरिए चीफ आसिफ अली से संबंध बनाकर उन्हें सब बातों से अवगत कराया। चीफ ऑफिसर अली ने उसे तसल्ली दी कि कुछ ही देर में वह सब ठीक कर देगा। ट्रांसमीटर ऑफ करके वह फौजी ऑफिसर के पास पहुंचकर बोला, मैंने अपने चीफ से बात कर ली है। कुछ ही देर में आपके या मेरे लिए मैसेज आ जाएगा। ऊपर वाले जो भी ठीक समझेंगे वही करेंगे। फौजी ऑफिसर ने सहमति में सिर हिलाया। मैं उस हिंदुस्तानी जासूस से मिलना चाहता हूँ। शौक से मिलिए। मंसूर खान अकरम के साथ भीतर प्रवेश कर गया। मकान के भीतर भी
फौजियों का तगड़ा पहरा था। वहां फरार होने के लिए सिंधे के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वह दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां सिंधे को रखा गया था। उस कमरे में भी 5 फौजी सिंधे को निशाना बनाए खड़े थे, जबकि सिंधे दीवार के सहारे आराम से बैठा था। दोनों की निगाहें आपस में टकराईं। मंसूर खान के होठों पर जहरीली मुस्कान उभर आई। सिंधे भी उसे देखकर मुस्कुराया। हिंदुस्तानी एजेंट 999 श्याम सिंधे उर्फ टाइगर, कहते हुए मंसूर खान हंस पड़ा। सिंधे उसी मुद्रा में उसे देखता रहा। आखिर आ ही गया हमारे कब्जे में। हाँ, सिंधे ने सिर हिलाया। यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? नहीं। कुछ लेना पसंद करोगे? चाय पानी वगैरह? भूख लगी हो तो खाना। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, कहते हुए सिंधे ने सिगरेट सुलगा ली। मंसूर खान ने सिर हिलाया, फिर कड़वे स्वर में बोला, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। यह शब्द मेरे लिए बहुत पुराने हो चुके हैं मंसूर खान। तुमने मेरे असिस्टेंट सिराज को गोली से उड़ाया है, फौजियों को शूट किया है। मंसूर खान गुर्राया। और अगर? सिंधे हंसा। वह सब ना करता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? नहीं, बचते तो तुम तब भी नहीं। फिर यह कहने का क्या फायदा कि मैंने किस किस को मारा है? तुम्हें खुद पर बहुत विश्वास था ना सिंधे। मुद्दत पहले तुमने पाकिस्तान में अच्छा खासा हंगामा मचाया और खिसक गए। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे भी आता है। तो तुम खुद को पहाड़ समझते हो मंसूर खान? सिंधे व्यंग से बोला। हालात जब ऊंचाई बढ़ा दे तो खुद को पहाड़ समझना पड़ता है। इस समय मैं तुमसे ऊंचा हूं, तुम मेरे कब्जे में हो। जो मैं चाहूं तुम्हारा वही अंजाम होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं मंसूर खान। बातें कम और काम ज्यादा करो। जो करना चाहते हो उसे अंजाम दो। खामखा की धमकियों में कुछ नहीं रखा। मंसूर खान खुलकर हंसा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ से तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। कुछ ही दूरी पर वहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है जिससे मैं यहाँ पर पहुंचा था। और इतना तो तुम सोच ही सकते हो कि इस्लामाबाद पहुंचकर तुम्हारी क्या हालत होगी। इस्लामाबाद अभी दूर है मंसूर खान, सिंधे ने शांत लहजे में कहा। जादू का डंडा फिरते ही सब कुछ पास आ जाएगा। मंसूर खान की आवाज में जहरीलापन था। जादू का डंडा तो मेरे पास भी है, सिंधे हंसा। अवश्य होगा, मैं इनकार नहीं करता। मंसूर खान ने उसकी आंखों में झांका। अब देखना यह बाकी है कि किसका जादू का डंडा ज्यादा दमदार है, तुम्हारा या मेरा। मंसूर खान, तुम मेरी हवा भी नहीं छू सकते थे अगर मैंने एक गलती ना कर दी होती, सिंधे ने कहर भरे स्वर में कहा। और वह गलती थी तुम्हें यह बता देना कि आज रात मैं पाकिस्तान में प्रवेश कर जाऊंगा। बस इसी बात का फायदा उठाकर तुमने मुझे घेर लिया। कुछ भी हो, अब तुम हार चुके हो श्याम सिंधे। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। खेल तो अभी शुरुआत पर है। हार जीत का फैसला होना बाकी है। मंसूर खान ने दांत भींच लिए। यह तो मैं तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचते ही बता दूंगा कि मौत का यह खेल शुरुआती नहीं, अंतिम दौर पर है। मौत अब तुम्हारा नसीब बन चुकी है। इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। तभी कदमों की आहट गूंजी। मंसूर खान के शब्द अधूरे रह गए। उसने पलटकर देखा, फौजी ऑफिसर भीतर प्रवेश कर रहा था। श्रीमान मंसूर खान साहब। करीब आकर फौजी ऑफिसर ने कहा, मुझे ऊपर से वायरलेस सेट पर ऑर्डर आया है कि दुश्मन देश के इस जासूस को आपको सौंप दूं। शुक्रिया, मंसूर खान मुस्कुराया। अब आपको यहाँ हमारी जरूरत तो नहीं? फौजी ऑफिसर ने पूछा। कैसी जरूरत? इस जासूस के पहरे के लिए आपको फौजियों की आवश्यकता होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मंसूर खान ने सिर हिलाकर कहा। मेरे पास हेलीकॉप्टर है जो कुछ दूर खड़ा है। इस जासूस को लेकर हेलीकॉप्टर से मैं इस्लामाबाद रवाना होने जा रहा हूँ। आप अपने जवानों को लेकर बेशक यहाँ से जा सकते हैं। अब खतरे वाली कोई बात नहीं। अच्छी बात है। उसके बाद फौजी ऑफिसर ने अपने जवानों को कूच करने का हुक्म दिया। आधे घंटे में ही सब फौजी जवान मिलिट्री की गाड़ियों पर सवार होकर वहां से रवाना हो गए। सिंधे के हाथ पांव बांध दिए गए। सिंधे ने कोई विरोध नहीं किया। अब उसके पास सिर्फ मंसूर खान और अकरम थे। मंसूर खान ने अकरम से कहा, तुम बाहर खड़ी जीप का इस्तेमाल करो और 4 किलोमीटर दूर खड़े हेलीकॉप्टर को यहाँ कहीं आसपास उतरने को कहो। सर, क्यों ना हम जीप में इसे बिठाकर हेलीकॉप्टर तक ले चलें? अकरम बोला। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। इसे मामूली इंसान मत समझो, मंसूर खान ने सिंधे को घूर कर कहा। इस तरह इसे खुले में ले जाकर मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता।
तुम हेलीकॉप्टर को यहाँ कहीं आसपास उतरने को कहो, तब तक मैं खुद इसकी पहरेदारी में रहूंगा। ओके सर। अकरम ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। मंसूर खान के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और निगाहें सिंधे पर। मंसूर खान सतर्क था, बेहद सतर्क। उसने एक बार भी सिंधे की तरफ से निगाहें हटाने की चेष्टा नहीं की थी। लापरवाही इस्तेमाल करके वह हाथ में आए दुश्मन को आजाद नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उसके आजाद होने का मतलब था उसकी मौत। वह रिवॉल्वर का रुख सिंधे की तरफ किए उचित फासला रखे खड़ा ही था कि कब सिंधे हरकत करे और वह उसे शूट करे। सिंधे सारे हालात को बखूबी समझ रहा था। वह जानता था कि इस समय जिंदगी और मौत की सीमा रेखा पर खड़ा है। उसके जरा सी गड़बड़ करने पर मंसूर खान ने तुरंत उसे शूट कर देना था, इसलिए अभी तो उसने अपने बचाव में कुछ भी करने की नहीं सोची थी। 1 घंटे तक उनके बीच मौत का सन्नाटा छाया रहा। ना तो मंसूर खान कुछ बोला, ना ही शिंदे। फिर उनके कानों में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी, जो कि बेहद करीब आ गया था। मंसूर खान की आंखों में चमक और चेहरे पर वहसी मुस्कान नृत्य करने लगी। मंसूर खान, शिंदे ने मुस्कुराकर होंठ खोले। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस्लामाबाद ले जाने का। मेरी मंजिल तो वही है, आखिर मुझे इस्लामाबाद ही तो पहुंचना था। बिन बुलाए मेहमान की सेवा तो करनी ही पड़ती है। मंसूर खान का स्वर विषैला था। वह फाइल कहाँ है? क्यों? यूं ही पूछ रहा हूँ। आखिर इस्लामाबाद पहुंचकर फाइल को मुझे वापस हासिल करना है। चिंता मत करो। मंसूर खान हंसा। तुम्हें मौत देने से पहले मैं तुम्हें फाइल के दर्शन अवश्य कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मौत के बाद तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। हेलीकॉप्टर की आवाज से उन्हें महसूस हो गया कि वह जमीन पर उतर आया है। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह चूहे की भांति फंसकर मरोगे। हम जैसे जासूस जब मरते हैं तो चूहे की तरह फंसकर ही मरते हैं। हमारा धंधा ही ऐसा है। लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ। जब मौत आएगी तो तब यह बात कहना। तुम्हारी जिंदगी और मौत में सिर्फ यहाँ से इस्लामाबाद तक का फासला है, वह भी तब जबकि तुम शराफत से मेरे कहने पर चलते रहो। नहीं तो तुम्हारी लाश मुझे ढोकर ले जानी पड़ेगी और फिर तुम्हारा क्रियाकर्म भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे देश के ओहदेदार तो कभी भी इस बात के लिए हाँ नहीं करेंगे कि तुम उनके देश के जासूस हो। शिंदे ने सिगरेट सुलगाई और कस लेकर लापरवाही भरे अंदाज में कह उठा, मंसूर खान, तुम तो बातों बातों में बहुत दूर पहुंच जाते हो। अभी मैं जिंदा हूँ, मैंने कोई गलत हरकत भी नहीं की, फिर तुम यूं ही बात को बढ़ाए जा रहे हो। मैं खुद चाहता हूँ कि। तभी अकरम ने भीतर प्रवेश किया। सर, हेलीकॉप्टर आ गया है। गुड। मंसूर खान के चेहरे पर सख्त भाव उभरे। वह शिंदे से बोला, उठो। शिंदे की आंखों में दरिंदगी से भरे वहसी भाव नाचने लगे थे। सीक्रेट एजेंट 999 श्याम शिंदे उर्फ टाइगर साहब, खड़े हो जाइए। मंसूर खान के होंठों से जैसे फुफकार निकली। इस बार मेरे मुंह से आवाज नहीं, रिवॉल्वर से गोली निकलेगी। शिंदे उठ खड़ा हुआ। चलो बाहर, कहते हुए मंसूर खान एक तरफ हट गया। उसके हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का रुख शिंदे की तरफ था, जो कि कभी भी आग उगलने को तैयार थी। अकरम ने भी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। शिंदे ने बारी बारी से दोनों को देखा, फिर खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। वह बाहर निकलकर खुली हवा में आया। मंसूर खान और अकरम भी बाहर निकले और चंद कदमों का फासला रखकर रिवॉल्वर संभाले उसके साथ हो गए। शिंदे को अपने बचाव के लिए कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ ही दूर खुले मैदान में हेलीकॉप्टर खड़ा था। तीनों का रुख उसकी तरफ था। कस्बे के कई लोग दूर खड़े यह नजारा देख रहे थे। वह तीनों इसी तरह धीमे धीमे चलते हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। शिंदे ने ठिठक मंसूर खान और अकरम पर निगाह मारी। रुको मत, हेलीकॉप्टर में बैठो। अकरम गुर्राया। हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला चालक सीट पर बैठा था। हेलीकॉप्टर स्टार्ट था। उसकी पंखुड़ियां मुनासिब रफ्तार के साथ धीरे धीरे घूमनी आरंभ हो गई थी। शिंदे हेलीकॉप्टर के बेहद करीब जा पहुंचा। इससे पहले कि वह उसमें बैठता, अचानक ही छोटा सा हंगामा हुआ। एक साथ कई फायर हुए। गोलियां मंसूर खान और अकरम के पास जमीन पर आ लगी। दोनों हड़बड़ाकर उछले। शिंदे की तरफ से उनका ध्यान हटा और इसका फायदा फौरन शिंदे ने उठाया। उसने ऊंची उछाल भरी और अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर के दूसरी तरफ था। 2 पल भी न बीते होंगे कि लोगों की भीड़ की तरफ से एक रिवॉल्वर आकर उससे चंद कदम दूर जा गिरा।
सिंधे की निगाहें रिवॉल्वर पर जा अटकी, होंठ भिज गए, आंखों में मौत की परछाइयां नाच उठी। वह रिवॉल्वर को फौरन गिरफ्त में ले लेना चाहता था, परंतु वह चंद कदम दूर था। अगर वह हेलीकॉप्टर की ओट से निकलता तो मंसूर खान या अकरम के रिवॉल्वर से निकली गोलियां उसे भून सकती थी। वह समझ नहीं पाया कि कैसे उस रिवॉल्वर को हासिल करे, और ना ही यह समझ पाया कि उसका खुदाई मददगार अनजान परदेश में कहां से आ गया। तभी मंसूर खान का दहाड़ता हुआ खतरनाक स्वर सबके कानों में गूंजा। हम पर फायर किसने किया? कहीं से कोई जवाब नहीं आया। यह सरकारी काम है, कोई हमारे काम में दखल न दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मंसूर खान पुनः दहाड़ा। स्वर में क्रोध बरस रहा था। यह दुश्मन देश का जासूस है जिसे हम यहाँ से ले जा रहे हैं। सरदारा या उसके आदमियों को हमारे काम से जरा भी वास्ता नहीं होना चाहिए। हम किसी के काम में दखल नहीं देते, और हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमारे काम में दखल न दे। तभी भीड़ में से शेर खान निकलकर आगे आया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। तुम यूं ही हम पर इल्जाम लगा रहे हो, हमने तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। तो फिर और किसकी हिम्मत हो गई जो इस जासूस को हमसे बचाने की चेष्टा करे? तुमने सुना नहीं? शेर खान दांत भींचकर गुर्राया। यह काम हमारा नहीं है। अगर हमने कुछ करना होता तो सरेआम तुम लोगों को शूट करके उसे बचा लेते, और कोई जुबान भी न खोलता कि यह काम हमने किया है। समझे? तुम लोगों ने कस्बे में आकर बारूद का शोर शराबा मचा रखा है, जो कि हमें जरा भी पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि तुम लोग फौरन यहाँ से निकल जाओ। मंसूर खान के होंठ भिज गए, बोला कुछ भी नहीं। उसी समय मंसूर खान को हवा में लहराता रिवॉल्वर नजर आया। उसकी आंखों में हैरानी उभरी। इससे पहले कि वह कुछ सोच समझ पाता, रिवॉल्वर ठीक उसी दिशा में नीचे आया जहां हेलीकॉप्टर की ओट में सिंधे मौजूद था। रिवॉल्वर ठीक सिंधे के सिर पर आई, जिसे उसने फौरन लपका, और पल भर में ही उंगली ट्रिगर में जा फंसी। उसने रिवॉल्वर का मेक देखा। .32 का अमेरिकन रिवॉल्वर था। सिंधे के होठों पर वैसी मुस्कान उभरी, आंखों में मौत के साए लहरा उठे। उस जासूस की तरफ किसी ने रिवॉल्वर फेंकी है। मंसूर खान के जेहन को तीव्र झटका लगा। शेर खान ने एक निगाह हेलीकॉप्टर के पीछे डाली, जहां की उसे सिंधे नजर नहीं आया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराते हुए मंसूर खान को देखा। उस जासूस की तरफ दूसरी रिवॉल्वर फेंकी गई है। पहली उससे कुछ दूर गिरी थी, जिसे वह उठा नहीं सका था। उसे उठाने की कोशिश में तुम्हारे द्वारा चलाई जाने वाली गोली उसे लग सकती थी। कौन उसकी सहायता कर रहा है? मंसूर खान की आंखों में शोले बरस उठे। यहाँ के लोग उसे नहीं जानते। वह जो भी है हम लोगों के लिए नया है। उसी ने तुम दोनों पर फायर करके तुम लोगों का ध्यान उस पर से हटाया था। उसी ने उसकी तरफ रिवॉल्वर फेंकी है। तुम लोगों ने उसे देखा है? अकरम बोला। हाँ, शेर खान ने शांत लहजे में गर्दन हिलाई। तो खुदा के लिए उसे पकड़ो। अपने साथियों की सहायता से उस जासूस को भी पकड़ने में मेरी सहायता करो। वह बहुत खतरनाक है। नहीं, शेर खान ने सख्त स्वर में कहा। अब मैं या मेरे साथी इस मामले में दखल नहीं देंगे। तुमने जब उस जासूस पर फायर किया, इस बात की भी परवाह नहीं की कि गोली मुझे भी लग सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। हालांकि उसने भी मेरे साथियों को शूट किया है, लेकिन उसने अपने कब्जे से मुझे आजाद भी किया है। अगर वह मुझे आजाद न करता तो हो सकता था तुम्हारी ही कोई गोली मुझे लग गई होती, मेरी जान चली गई होती। शुक्र समझो कि मैंने तुम्हारे किए की सजा नहीं दी। शेर खान, तुम जो भी हो, लेकिन वक्त आने पर मुल्क के काम तो आना चाहिए तुम्हें। मुल्क? शेर खान हंसा। हमारा मुल्क दौलत है, पैसा है। हमें पाकिस्तान या हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं। हमें पाकिस्तान से जितना प्यार है उतना ही हिंदुस्तान से है, क्योंकि हम अपना माल हिंदुस्तान भेजते हैं और बदले में हमें मोटा पैसा मिलता है। यह तुम्हारा मामला है और तुम ही संभालो। बस इतना याद रखना कि तुम लोगों की आपसी लड़ाई में किसी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। शेर खान ने दांत भींचकर कहा और पलटकर भीड़ की तरफ बढ़ गया। साला कुत्ता, अकरम दांत भींचकर बड़बड़ाया। हरामजादे को तो दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शेर खान के प्रति मंसूर खान की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। अकरम? यस सर। अब सिंधे किसी भी हाल में अपनी गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर वह हमारे काबू में आता है तो ठीक, नहीं तो उसे शूट कर देना है। वह किसी भी कीमत पर जिंदा ना बचे। ऐसा ही होगा सर। हेलीकॉप्टर चालक अपनी सीट पर चिपका बैठा था।
वह जानता था कि हेलीकॉप्टर के दूसरी तरफ जासूस है, अगर हिला भी तो वह उसे शूट कर देगा। सिंधे! तभी अकरम गला फाड़कर चिल्ला उठा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाश की तो हम वह हालत करेंगे कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। माँ का जिक्र बीच में मत ला, कुत्ते की औलाद। एकाएक सिंधे का खूंखार स्वर वहां गूंज उठा, मुझसे बात कर। अगर मर्द का बच्चा है तो अपनी रिवॉल्वर से निकली कोई भी गोली मेरे बदन को छू के दिखा दे, अच्छी तरह देख ले कि रिवॉल्वर में गोलियां है भी कि नहीं। कहने के साथ ही सिंधे उछला, रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ, गोली हेलीकॉप्टर चालक के सिर में जा लगी। खून के छींटे विंडशील्ड पर बिखरते चले गए। वह मृत अवस्था में सीट पर ही एक तरफ लुढ़क गया। फायर के धमाके के बाद वहां कई पलों के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। मंसूर खान का चेहरा क्रोध से धधक कर लाल सुर्ख हो गया। टाइगर! मंसूर खान के होठों से गुर्राहट निकली, खुद को हमारे हवाले कर दो, ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना छोड़ दो। अपने अंजाम से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि अब तुम्हारे मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है, मरना तो तुम्हें हर हाल में है ही। मंसूर खान, मैंने तुम्हें कहा था कि अभी इस्लामाबाद पहुंचने में बहुत वक्त है, बीच में वक्त का फासला काफी है, और यह वही वक्त का फासला है जिसने बाजी पलट दी है। तब भी तुम बच नहीं सकोगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मौत से पहले तुम्हारी मौत निश्चित है। हम दोनों का अंजाम एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। सिंधे के होठों से खतरनाक आवाज निकली। इसके साथ ही वह बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा था। वह खुले में था, कोई भी देशभक्ति की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर उस पर काबू पाने का यत्न कर सकता था। शेर खान भी मंसूर खान से बात करने आया था। उनमें क्या बातें हुई यह तो वह जान नहीं पाया था, परंतु इतना जाहिर हो गया था कि शेर खान उसके खिलाफ नहीं था। अगर खिलाफ होता तो अब तक वह और उसके आदमी उसे पकड़ चुके होते। सिंधे को अपनी स्थिति के बारे में पूरा एहसास था कि यह हालत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। उसके और मंसूर खान के बीच में मात्र हेलीकॉप्टर था। यह उसके लिए मुनासिब ओट नहीं थी, खतरा ही खतरा था। अगर वह यहाँ से नहीं हटा तो सुरक्षित बच निकलने का एक ही रास्ता था कि दूर नजर आ रही भीड़ में जा घुसे। उसके बाद वह मंसूर खान को धोखा देकर निकल सकता था। अगर वह हिंदुस्तान से सिर्फ मंसूर खान से लड़ने ही आया होता तो अब तक फैसला हो चुका होता, परंतु वह उस गुप्त फाइल को लेने आया था जिसे मंसूर खान रक्षा मंत्रालय से उड़ा लाया था। उसका मिशन मंसूर खान से टकराना नहीं, बल्कि उस फाइल को हासिल करके अपने देश के आकाओं तक पहुंचाना था। इस समय एक उलझन उसे और भी हो रही थी कि उसे बचाने के लिए किसने फायर करके मंसूर खान और अकरम की सावधानी को तोड़ा, किसने उसे रिवॉल्वर दी, कौन है यहाँ पर ऐसा इंसान जो चाहता है कि वह बच निकले। इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। वह नहीं समझ पाया कि वह दुश्मन देश में उसका मददगार कहां से आ गया, और उसे इस बात का विश्वास था कि उसकी हेल्प शेर खान या उसके आदमियों ने नहीं की। अगर वह उसकी हेल्प करते तो खुलकर करते, छिपकर नहीं। उस स्थिति में उन लोगों ने फौरन मंसूर खान और अकरम को गोलियों से उड़ा देना था। सिंधे हेलीकॉप्टर की ओट में जिस प्रकार खड़ा था वह वैसे का वैसा ही पीछे भीड़ की तरफ सरकने लगा। रिवॉल्वर हाथ में दबी थी। वह बेहद सतर्क था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा व्याप्त था और हर किसी की उत्सुकता भरी निगाह इन लोगों पर ही थी। अभी वह चंद कदम ही पीछे हटा होगा कि मंसूर खान और अकरम उसकी हरकत को फौरन भांप गए। मंसूर खान के चेहरे पर विशैली मुस्कान नृत्य कर उठी। अकरम, मंसूर खान फुसफुसाया, हमें बहुत ही खूबसूरत मौका मिलने जा रहा है। पहले वह हेलीकॉप्टर की ओट में था, अब खुले में पहुंचता जा रहा है। हम उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। उसका इरादा कस्बे की भीड़ में शामिल हो जाने का है ताकि गोलियों के खतरे से बाहर हो सके, और हमने उसे भीड़ तक नहीं पहुंचने देना है। ओके सर। अकरम का चेहरा मौत के भावों से भर उठा। उसे अभी कुछ कदम और पीछे हट जाने दो, तब हम उसे शूट करेंगे। वेल सर, परंतु एक खतरा हम दोनों पर भी है, अकरम ने कहा। कैसा खतरा? भीड़ में इस जासूस का कोई हमदर्द है जिसने फायरिंग करके इसको हमारे कब्जे से निकाला, जिसने इसकी तरफ रिवॉल्वर फेंकी। हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। वह हमें निशाना बना सकता है, खास तौर से तब जब हम उस जासूस को निशाना बनाने जा रहे हों। मंसूर खान दांत पीस कर रह गया। तुम ठीक कहते हो,
लेकिन उसके लिए हम सिंधे की तरफ से ध्यान नहीं हटा सकते। हमारा निशाना सिंधे ही है, लेकिन जब वह देखेगा कि हम लोग सिंधे को शूट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही वह हमें शूट कर सकता है, क्योंकि वह हमें देख रहा है लेकिन हम उसे नहीं देख रहे। वह हमें नहीं पहचानता, इसलिए उससे बचने की किसी प्रकार की चेष्टा भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए सर? हमें सिर्फ सिंधे पर ध्यान देना है। उसका छिपा हुआ हमदर्द जो करेगा उसके बारे में समय के मुताबिक देखा जाएगा, मंसूर खान ने सर्द लहजे में कहा। अकरम, सिंधे अब बहुत अच्छी तरह से खुले में आ गया है। हरी अप, निशाना बांधो और शूट करो उसे। पलक झपकते ही दोनों की रिवाल्वरें सिंधे की तरफ उड़ गईं। दोनों हेलीकॉप्टर की ओट में छिपकर उसे निशाना बनाने जा रहे थे। अगले ही पल उन दोनों की रिवाल्वरों से बारी बारी 4 शोले निकले, जो कि भयानक रफ्तार के साथ सिंधे की तरफ लपके। इधर फायर का धमाका गूंजा ही था कि उधर सिंधे ने खुद को नीचे गिरा लिया। मौत के शोले उसके ऊपर से गुजरते चले गए। इससे पहले कि पुनः फायर होते, सिंधे ने रिवाल्वर सीधी की और हेलीकॉप्टर के पेट्रोल टैंक का निशाना लेकर ट्रिगर दबाया। गोली सीधे पेट्रोल टैंक में जा लगी। तेज आवाज हुई। अगले ही पल पेट्रोल नीचे गिरने लगा। सिंधे ने पेट्रोल टैंक का निशाना लेकर दूसरा फायर किया। पेट्रोल टैंक में आग लग गई। धीरे धीरे आग का फैलाव बढ़ने लगा। जो पेट्रोल नीचे गिरा था उसने भी आग पकड़ ली, जो कि पेट्रोल टैंक को छूने लगी थी। कस्बे के इकट्ठे हुए लोग घबराकर पीछे हटने लगे। अकरम, मंसूर खान ने दरिंदगी से कहा, भागो, हेलीकॉप्टर से दूर हो जाओ। इसका पेट्रोल टैंक कभी भी फट सकता है, जो हमें मौत की आगोश में ले लेगा। हरामी ने फायर करके ऐसी चाल चली है कि उसे फरार होने का खूबसूरत मौका मिल सके, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ही मंसूर खान अकरम के साथ हेलीकॉप्टर को छोड़कर भीड़ की तरफ भागता चला गया। भीड़ पहले ही काफी पीछे हट गई थी। हेलीकॉप्टर में लगी आग बढ़ती ही जा रही थी। चालक का मृत शरीर बीच में ही मौजूद था। सिंधे बिना वक्त गंवाए पलटा और तीर की भांति भागता हुआ भीड़ में शामिल होता चला गया। उसे भागते देखकर भीड़ काई की तरह फटती चली गई। सिंधे भीड़ को पार करके एक तरफ भागता चला गया। किसी ने भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। बहुत खूबसूरती के साथ सिंधे मौत के जाल से बच निकला था। अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ। भागते भागते सिंधे ने पलटकर देखा। आग के जलते हुए कई टुकड़े आसमान की तरफ गए और उससे कहीं अधिक तेज गति के साथ नीचे आ गए। वातावरण में धुआं ही धुआं फैल गया। हवा में पेट्रोल की गंध व्याप्त हो गई। तभी एक और धमाका हुआ। सिंधे के होठों के बीच जहरीली मुस्कान नृत्य कर उठी। कस्बे के लोगों के शोर की आवाज उसके कानों में स्पष्ट पड़ रही थी। सिंधे ने रुकने की जरा भी चेष्टा नहीं की। वह भागे ही जा रहा था। अब उसके लिए कोई खास खतरे वाली बात नहीं थी। फौजी वापस जा चुके थे। दुश्मन के तौर पर उस पूरे कस्बे में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, मंसूर खान और अकरम। इन दोनों से जान बचाकर निकल जाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सिंधे ने पलटकर देखा तो उसके होंठ क्रोध से सिकुड़ गए। काफी दूर से उसे मंसूर खान और अकरम की झलक मिली थी, यानी कि वह उसके पीछे थे। अब सिंधे ने वहां से भागने का इरादा छोड़ दिया और एक गली में प्रवेश करता चला गया। अब सिंधे इन दोनों से निपट लेना चाहता था। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूर्य सिर पर सवार हो चुका था। दोपहर के 2 बज रहे थे। गली के भीतर पहुंचकर वह ठिठका और एक दीवार की ओट में खड़ा होकर वह मंसूर खान और अकरम के आने का इंतजार करने लगा। गली के मोड़ पर सिंधे को कदमों की आहट सुनाई दी। वह रिवाल्वर सावधानी से संभाले दीवार के साथ और भी सट गया। होंठ भिज गए। आंखों में खूंखारता के भाव नाच उठे। तभी उसके कानों में मंसूर खान और अकरम की आवाजें पड़ी। अकरम, वह इतनी जल्दी गली से बाहर नहीं निकल सकता, मंसूर खान बोला। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर। यह गली काफी लंबी है। वह इस गली में गया हो सकता है, किसी मकान में या फिर कहीं छिपा हो सकता है। मैं देखूं सर? गली में? हाँ, सावधान रहना। पकड़ने की कोशिश कम और शूट करने की कोशिश ज्यादा करना। राइट सर। अकरम ने रिवाल्वर संभाली और गली में कदम रखा। मैं यहीं खड़ा हूँ, तीनों तरफ ध्यान रखूंगा, अपने दाएं बाएं और तुम्हारी तरफ। अगर जरा भी खतरा नजर आए तो आवाज दे देना, मंसूर खान ने दांत भींच कर कहा।
अकरम आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे रिवॉल्वर हाथ में थामे, हर समय आग उगलने को तैयार, बेहद सतर्क। वह सिंधे को किसी तरह का मौका नहीं देना चाहता था। मंसूर खान गली के मोड़ पर रिवॉल्वर थामे खड़ा हर तरफ अपनी पैनी निगाह घुमा रहा था। वह सिंधे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध था। तभी उसकी निगाह गली में प्रवेश करती बुर्का पहने औरत पर पड़ी। चंद क्षण उसकी निगाह उस पर टिकी रही। बुर्के की जाली से उसकी चमकती आंखें स्पष्ट नजर आ रही थी। मंसूर खान ने उस पर से निगाह हटाकर पुनः दाएं बाएं घुमानी शुरू कर दी। उसका पूरा दिलो दिमाग सिंधे की तरफ था। वह बुर्के वाली उसके करीब से निकल रही थी कि अचानक ठिठकी। इससे पहले कि मंसूर खान पलटकर उसके रुकने का कारण पूछता, उसे देखता, युवती का हाथ उसके बुर्के नुमा लवादे से निकला जिसमें कि रिवॉल्वर दबी हुई थी। अगले ही पल रिवॉल्वर की नाल मंसूर खान की कमर से जा सटी। मंसूर खान क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। हिलना मत मंसूर खान, वरना 6 की 6 गोलियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। युवती का खनकता मधुर लेकिन दरिंदगी से भरा हुआ स्वर उसके कानों में पड़ा। कौन हो तुम? मंसूर खान ने दांत भींचे। बुर्के वाली का हाथ आगे आया और मंसूर खान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर ली। चाहकर भी मंसूर खान इनकार न कर सका। उसकी रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर से सटी हुई थी और उसका स्वर बता रहा था कि फायर करने में देर नहीं लगाएगी। कौन हो तुम? मंसूर खान के होठों से गुर्राहट निकली। मंसूर खान ने दांत पीस लिए। तुम जानती हो मैं कौन हूं? जानती हूं, बुर्के वाली ने बेहद सर्द लहजे में कहा। तुम पाकिस्तानी खुफिया विभाग के बेहतरीन एजेंट हो, खतरनाक और लोमड़ी की तरह मक्कार हो, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी? कोई नहीं। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो और मैं अपना काम कर रही हूँ। तुम जिनकी जान लेना चाहते हो, मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ, बुर्के वाली ने खतरनाक लहजे में कहा। ओह, तो तुम हो उसकी हमदर्द। तुम ही ने हेलीकॉप्टर के पास मुझ पर गोलियां चलाई, तुम ही ने उस तक रिवॉल्वर पहुंचाई, तुम ही ने मेरा सारा खेल बिगाड़ा। हाँ, और अब मैं कभी भी तुम्हारे शरीर की हालत बिगाड़ सकती हूँ। खामोशी से खड़े रहो, जरा भी गलत हरकत करने की चेष्टा मत करना, वह बहसी स्वर में बोली। तुम हो कौन? तुम हो कौन? ऐसा कोई सवाल मत करो जिसका जवाब तुम्हें मिल न सके। चुपचाप खड़े रहो। तुमने अगर चेहरे पर बैठी मक्खी उड़ाने के लिए भी हाथ उठाया तो रिवॉल्वर की गोलियां तेरे जिस्म में होंगी। मंसूर खान होठ भींच कर रह गया। मैं चाहती तो तुम्हें हेलीकॉप्टर के पास ही शूट कर सकती थी। मेरा निशाना बहुत सच्चा है। सिर्फ एक गोली में मैं तेरा भेजा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खामखा का खून खराबा पसंद नहीं करती, लेकिन जो मेरी बात ना माने उसे जिंदा छोड़ना मुझे हरगिज पसंद नहीं, बुर्के वाली ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी। मैं जानता हूँ हेलीकॉप्टर के पास तुमने सिर्फ मेरा ध्यान बटाने के लिए मेरे पांवों के पास फायर किए थे, ताकि सिंधे को मेरी गिरफ्त से निकलने का मौका मिल सके। सही अंदाजा लगाया तुमने, बुर्के वाली ने जहरीले स्वर में कहा और कमर से सटा रखी नाल का दबाव बढ़ा दिया। अब जुबान मत खोलना, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं। तुम जानती हो जो तुम कर रही हो उसका अंजाम क्या है? जानती हूँ, तुमसे कहीं बेहतर जानती हूँ। तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो जो कि पाकिस्तान में रह रही हो। मंसूर खान के होंठ भिज गए। खामोश रहो, अब जुबान नहीं हिलाना। उसकी मौत से भरा स्वर सुनकर मंसूर खान ने कुछ भी कहने का विचार छोड़ दिया। एकाएक वह खुद को मौत के बेहद करीब महसूस करने लगा था। उसकी रिवॉल्वर कमर से सटी थी और क्रोध में आकर वह कभी भी ट्रिगर दबा सकती थी। दीवार की ओट में छिपे सिंधे को पहले अकरम का हाथ दिखाई दिया जिसमें कि उसने रिवॉल्वर दबा रखी थी। फिर अकरम का मौत से भरा चेहरा नजर आया। इससे पहले कि अकरम उसे देख पाता, सिंधे की टांग हिली और उसका जूता ठीक रिवॉल्वर पर जा पड़ा। रिवॉल्वर अकरम के हाथ से निकलकर आसमान की तरफ उछलती चली गई। सिंधे ने अकरम को संभलने का मौका नहीं दिया। उसकी टांग दोबारा हवा में लहराई और अकरम के पेट में जा लगी। वह दर्द से दोहरा हो गया। तभी सिंधे ने उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए नीचे आ गिरा। अकरम नीचे और सिंधे ऊपर। इससे पहले कि सिंधे और कुछ करता, तभी उसकी निगाह गली के मोड़ पर मौजूद मंसूर खान पर पड़ी। सिंधे 2 पल उसे ही देखता रहा।
उसके पीछे बुरके वाली नजर आ रही थी। वह फौरन समझ गया कि मंसूर खान को बुरके वाली औरत ने रिवॉल्वर से कवर कर रखा है। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ सिंधे ने दूर से ही देख लिया था। सिंधे का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। उसने नीचे मौजूद अकरम के बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और वेग के साथ उसका सिर जमीन पर दे मारा। अकरम के होंठों से पीड़ा भरी चीख निकली। दर्द से वह छटपटा उठा, तड़प उठा। सिंधे के बंधनों से निकलने की कोशिश की, परंतु वह सिंधे और वह टाइगर के बंधन थे। सिंधे ने पुनः उसका सिर जमीन पर मारा। अकरम गला फाड़कर पीड़ा के कारण चिल्ला पड़ा। पलक झपकते ही सिंधे उछलकर खड़ा हुआ। खुद को आजाद पाकर अकरम ने उठना चाहा कि तभी सिंधे ने उसकी दोनों टांगें पकड़ी और तीव्र झटके के साथ उसे हवा में लहराने लगा। उसका मतलब समझकर अकरम के होंठों से दहशतपूर्ण चीखें निकलने लगी। उसे हवा में घुमाते घुमाते सिंधे ने उसका सिर दीवार पर दे मारा। भक दबी दबी सी तेज आवाज हुई और अकरम की चीखें बंद हो गईं। दीवार के जिस हिस्से पर अकरम का सिर टकराया था वह जगह खून से लाल हो गई थी। वहां पर खून के लोथड़े चिपके नजर आने लगे थे। इतना तेज जाकर दीवार से सिर टकराया था कि वह पिचक कर रह गया था। ऐसे लगता था जैसे लाश के जिस्म पर सिर था ही नहीं। अकरम का चेहरा बचा ही नहीं था। सिंधे ने उसकी टांगे छोड़ी तो मुर्दा शरीर अजीब सी मुद्रा में नीचे जा गिरा। सिंधे उर्फ टाइगर मौत का काला साया नजर आ रहा था। धधकती आंखें, क्रोध से भरा स्याह चेहरा, भिचे होंठ, जिस्म के जर्रे जर्रे से टपक रही मौत। अकरम की लाश पर आखिरी निगाह मारकर उसने गर्दन घुमाई और गली के मोड़ पर खड़े मंसूर खान को देखा। इतनी दूर खड़े मंसूर खान की आंखों में छाए खौफ के सायों को लहराते उसने देख लिया था। तत्पश्चात वह मौत से भरी उसी मुद्रा में मंसूर खान की तरफ बढ़ने लगा। मौजूदा स्थिति के दूसरे और आखिरी दुश्मन को भी वह समाप्त कर देना चाहता था। साथ ही साथ उसकी आंखों में उलझन थी उस बुरके वाली के प्रति कि वह कौन है जो इस नाजुक मौके पर उसकी सहायता करने पर उतारू थी। उसके मौत से भरे कदम मंसूर खान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मंसूर खान बेशक कितना ही दिलेर, खतरनाक और चालाक सही, परंतु वह हवा का रुख पहचानना जानता था। मौजूदा स्थिति के बारे में वह अनुमान लगा चुका था कि ताश के सारे इक्के उसके हाथ से निकल चुके हैं। इस समय उसकी स्थिति नाजुक है। एक ने उसे पीछे से कवर कर रखा है और दूसरा मौत बनकर सामने से आ रहा है। खुद को बचाना जरूरी है, वरना उसकी हालत भी अकरम जैसी होगी। सिंधे से तो वह फिर भी निपट सकता है, परंतु जान चली गई तो वह दोबारा हासिल नहीं होगी। मंसूर खान ने दाएं बाएं निगाह मारी। इंसान तो क्या, परिंदा भी नजर नहीं आया। वक्त कम था। मंसूर खान ने जिंदगी और मौत का फासला बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश की। सब कुछ भूलकर वह बिजली की भांति पलटा। अपनी कमर से सटी रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर जोर से झटका दिया। बुरके वाली के होंठों से दर्द भरी चीख निकली। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। मंसूर खान ने समय बर्बाद नहीं किया। एक ही झटके के साथ बुरके वाली को अपनी बाहों में उठा लिया। उसे जरा भी संभलने का मौका न मिला। मंसूर खान ने उसे हवा में लहराया और अपनी तरफ बढ़ते सिंधे की तरफ उछाला और पलटकर तीर की भांति गली से बाहर की तरफ भाग लिया। वह फौरन गली से बाहर निकलकर अपनी मौत को अपने से दूर कर देना चाहता था और चंद ही क्षणों में वह गली से बाहर था। वह बुरके वाली इससे पहले कि जमीन पर गिरती, सिंधे ने आगे की तरफ छलांग मारी और उसे बाहों में थाम लिया। अचानक हुई इस गड़बड़ के कारण सिंधे संभल नहीं सका और बुरके वाली को बाहों में भरे करीब की दीवार से जा टकराया। अगले ही पल उसने खुद को संभाला, बुरके वाली को जमीन पर खड़ा किया और तेजी से भागा, परंतु मंसूर खान तब तक आसपास कहीं भी नहीं था। होठ भींचे सिंधे पलटा तो अपने पीछे बुरके वाली को खड़े पाया। दोनों की निगाहें मिली। कौन हो तुम? सिंधे ने उसे गहरी निगाहों से देखा। ऑपरेशन ब्लैक कैट। सिंधे के जेहन को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल वह संभल गया। नाम क्या है तुम्हारा? सायरा। चीफ ने तुम्हारे आने की खबर भिजवा दी थी और सुबह होते ही मुझे मालूम हो गया कि दुश्मन ने तुम्हें घेर लिया है, तो मैं फौरन यहाँ के लिए रवाना हो गई। जब तुम हेलीकॉप्टर के पास फंसे थे मैंने ही फायरिंग की, तुम तक रिवॉल्वर फेंकी। शुक्रिया। सिंधे मुस्कुराया। उस समय मैं वास्तव में फंसा पड़ा था। बहरहाल
चीफ ने मुझे इस बारे में नहीं बताया था कि ऐसी स्थिति आने पर यहाँ कोई मेरी हेल्प करेगा। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और कस लेकर बोला, मैं फौरन यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। हालांकि मंसूर खान अकेला है, अब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी मैं बेकार के किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ न फंसता तो अब तक इस्लामाबाद का आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया होता। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो? कार है तो चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, सिंधे ने दाएं बाएं निगाहें घुमाते हुए कहा। सायरा ने सिर हिलाया और अगले ही पल अपने जिस्म पर मौजूद बुर्का उतार फेंका। सिंधे के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह कयामत थी, बेपनाह हुस्न की मलिका थी। मोटी मोटी कजरारी आंखें, जानलेवा शरीर, बदन पर जीन की पैंट और टॉप था जिसमें उसका आधे से ज्यादा बदन नुमाया हो रहा था। सिंधे अब तक उसे देखता रह गया। सायरा मुस्कुराई। क्या बात है टाइगर, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी, बहुत देखी, सिंधे ने हंसकर कहा, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत, हिला देने वाली शायद ही कभी निगाहों से गुजरी हो। निगाहों से या बेडरूम से? सायरा भी हंसी। जो भी तुम समझो। टाइगर, सायरा बराबर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी आदतों के बारे में पूरी तरह जानती हूँ। मुझे अपने चक्कर में लेने की कोशिश मत करना। चीफ ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। हाँ, वह बूढ़ा न खुद खाता है और न ही दूसरों को खाने देता है, सिंधे ने मुंह बिगाड़कर कहा। फिर भी मैं दाना डालने की पूरी चेष्टा करूंगा। मुझे दाना चुगने की आदत नहीं है टाइगर। ना हो, लेकिन दाना डालने की मेरी आदत बहुत पुरानी है। जाल में पंछी फंसता है कि नहीं, यह बात की बात है। कोशिश करने में मैं कोई कसर नहीं उठा छोड़ूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक टाइगर, तुम्हारी बातों का मैं ध्यान रखूंगी। कार कहाँ है? यहाँ से कुछ दूर, आओ मेरे साथ। सायरा के स्वर में एकाएक सतर्कता का पुट आ गया था। मंसूर खान वहां से भागकर कस्बे के दूसरे हिस्से में पहुंचा और कलाई पर मौजूद घड़ी रूपी ट्रांसमीटर द्वारा उसने चीफ आसिफ अली से संपर्क बनाया। सर, मैं मंसूर खान बोल रहा हूं। मंसूर खान की आवाज में व्याकुलता थी। रिपोर्ट, बहुत भारी गड़बड़ हो गई सर। क्या मतलब? मंसूर खान ने कम शब्दों में सब कुछ चीफ को बता डाला। सारी बात सुनने के बाद आसिफ अली क्रोध से बोले, मंसूर खान, तुम छोटे से मामले को नहीं संभाल सके। अकरम और सिराज उस हिंदुस्तानी एजेंट के हाथों मारे गए। तुम्हें फौजियों को वापस भेजने की क्या जरूरत थी? सर, अगर उसकी हेल्प करने वाली हिंदुस्तानी एजेंट बीच में दखल न देती तो अब तक सिंधे की लाश हमारे सामने पड़ी होती। उसने बीच में आकर शट अप, अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। चीफ आसिफ अली की आवाज में गुर्राहट व्याप्त थी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मंसूर खान। सॉरी सर, मुझसे वास्तव में चूक हो गई, लेकिन मैं इसे अपनी हार नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट है। अगर राह चलता कोई होता तो आज के हालातों को मैं अवश्य शिकस्त मानता। अपनी जुबान बंद रखो। चीफ आसिफ अली का स्वर उसके कानों में पड़ा। जब तुम ऑफिस पहुंचोगे तो इस बारे में तब बातें होंगी। उस हिंदुस्तानी ने तुम्हें बहुत बड़ी मात दी है। वह तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गया और तुम मुंह उठाकर आकाश के तारे गिनते रहे। मंसूर खान ने सख्ती के साथ होंठ भींच लिए। कुछ और कहना है तुम्हें? यस सर। मंसूर खान के होंठ फौरन हिले। सिंधे यहाँ से सीधा इस्लामाबाद पहुंचने की चेष्टा करेगा। उसकी मंजिल इस्लामाबाद है। मैं चाहता हूँ रास्ते में हर जगह बैरियर लगवा दिए जाएं और सख्ती के साथ हर वाहन की तलाशी ली जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सख्ती के साथ चेकिंग की जाए तो वह बीच रास्ते में ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसका प्रबंध करवाता हूँ, कहकर चीफ ने संबंध विच्छेद कर दिया। मंसूर खान ने घड़ी का समय ठीक किया और पलटा ही था कि चंद कदमों पर उसने शेर खान को खड़े देखा, जो कमर पर हाथ रखे उसे घूर रहा था। उस पर निगाह पड़ते ही मंसूर खान के जबड़ों में कसाव आ गया। कहो, शेर खान व्यंग से बोला। शिकार हाथ से निकल गया है क्या? जहां तुम जैसे देशभक्त हो वहां यही हाल होगा, मंसूर खान ने कड़वे स्वर में कहा। हम देशभक्तों जैसे बेवकूफ हैं ही नहीं, हम तो दौलत भक्त हैं। अगर तुमने जरा भी मेरा साथ दिया होता तो वह हिंदुस्तानी एजेंट मेरे कब्जे में होता। क्यों देता मैं तुम्हारा साथ? तुमने तो आनन फानन मेरे इलाके में फौज का डेरा लगा दिया, जैसे कि मैं कुछ होता ही ना हूं।
तुमने तो मेरी हैसियत ही याद रखने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मेरी सहायता ले सकते थे, मेरे कान में कह देते कि उसे पकड़ना है, गर्दन से पकड़कर उसे तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन तुमने तो फौजियों के साथ आते ही अपना हुक्म दंदना दिया। ठीक है, करो अपनी मर्जी, फिर मुझसे क्यों सहायता की आशा रखते हो? वहां हाथ नहीं आया तो सारा कसूर मुझ पर थोपने लगे। उसने तो तुम्हारे भी 2 आदमियों की हत्या की थी, तुम्हें भी तो बंदी बनाया था। हाँ, उसने अवश्य ऐसा किया था, लेकिन मेरी जान भी उसने ही बचाई, मुझे आजाद करके। जब वह मुझे बंदी बनाकर अपने साथ लिए घूम रहा था तो तुम गोली चलाने पर आमादा थे, मेरे कहने पर भी नहीं रुके, जबकि तुम्हारी चलाई गोली कभी भी मुझे लग सकती थी। मुझे खतरे में देखकर ही उसने मुझे आजाद करके भगा दिया था कि मैं खामखा क्यों मारा जाऊं। इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जो मेरी आवाज सुनकर उस पर अमल न करे, लेकिन तुमने ऐसा किया। शुक्र समझो कि मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। वैसे तुम्हारा यहाँ का काम तो खत्म हो गया होगा। हाँ, मंसूर खान ने भिचे होठों से सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें इस कस्बे से निकलने के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम 30 मिनट के भीतर ही भीतर कस्बे से बाहर नहीं निकले तो मेरे आदमी तुम्हें गोलियों से भून देंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में वक्त लगेगा, समझे? मंसूर खान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मेरे 2 असिस्टेंट मारे गए हैं, उनकी लाशें उठवानी हैं और यह काम पुलिस पूरा कर देगी। पुलिस को मैं कह दूंगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। थाने फोन कर देना, जहां भी चाहोगे तुम्हारे साथियों के मृत शरीर पहुंच जाएंगे। शेर खान ने सख्त स्वर में कहा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 30 मिनट से ज्यादा मैं तुम्हें इस कस्बे में नहीं देखना चाहता। मंसूर खान होठ भींचे उसे देखता रहा। वह सामने जीप खड़ी है जिसे तुम्हारा आदमी इस्तेमाल कर रहा था, उसका पेट्रोल से टैंक भर दिया गया है, उसे लो और चले जाओ, सर्द लहजे में कहते हुए शेर खान पलटा और आगे बढ़ गया। मंसूर खान की क्रोध भरी निगाह जीप की तरफ उठ गई। कार सायरा ही चला रही थी, सिंधे उसकी बगल में बैठा था। कस्बे से निकले उन्हें आधा घंटा हो चुका था। कार की रफ्तार काफी तेज थी। अभी तक उनके बीच काफी कम बातचीत हुई थी। सायरा ने उचकती निगाह सिंधे पर मारी तो उसके होंठ सिकुड़कर रह गए। सिंधे की निगाह उसके टाप से झांकती छातियों पर थी। टाइगर, सायरा ने नाराजगी से कहा, तुम्हारी निगाहें कहाँ हैं? तुम्हारे टॉप के ऊपरी हिस्से पर, सिंधे ने सरलता से जवाब दिया। ऐसी हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं कोई हरकत नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे टॉप के बटनों की तादाद गिन रहा हूं, ताकि जब जरूरत पड़े तो खोलने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ करने से पहले हर तरफ निगाह मार लेना जरूरी होता है। चीफ ने ठीक कहा था, औरतों के मामले में तुम्हारा कोई दीन धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? यह दीन धर्म ही तो है कि तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। अब याद है तो सिर्फ तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। सिंधे ने गहरी सांस ली। तो क्या मुंह पर कालिक पोत लूं? इससे अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मैं सिर से पांव तक देख चुका हूं। भूल कर भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना टाइगर, नहीं तो मुझे चीफ से बात करनी पड़ेगी। निश्चिंत रहो, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सिंधे हंसा। सायरा ने मुंह बनाया। निगाहें सड़क पर थी। आसपास का इलाका जंगली और पहाड़ी था, कहीं कोई आबादी नहीं थी। रास्ते में यूं ही कभी कभार कोई छोटा सा गांव वगैरह अवश्य पड़ जाता था, जिन्हें कि आते जाते वाहनों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ से इस्लामाबाद पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अगर हम इसी प्रकार चलते रहे तो रात के 10 बज जाएंगे, सायरा ने जवाब दिया। अगले ही पल सिंधे का हाथ सायरा के कंधे पर टिका। हाथ नीचे करो, सायरा ने तेज स्वर में कहा। हाथ से क्या फर्क पड़ता है? सिंधे ने लापरवाही से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तभी तो कह रही हूँ, हाथ मेरे कंधे से हटा लो। कोई भी गलत हरकत करने की चेष्टा मत करो, वरना तुम्हें चीफ को अपनी इस हरकत का जवाब देना पड़ेगा। सिंधे ने गहरी सांस लेकर उसके कंधे से हाथ हटाया और बोला, तुम बात बात पर उस बूढ़े को क्यों बीच में खींच लेती हो? यह आपसी मामला है और प्यार से हमें आपस में ही निपटाना चाहिए। सायरा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कार तेजी से आगे दौड़ती रही। सिंधे ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ ही पलों के बाद कार की स्पीड कम होती चली गई। सायरा की पैनी निगाह सिकुड़कर छोटी हो गई। सामने ही चंद कारों की कतार नजर आ रही थी और उस कतार के पार
पुलिस बैरियर। वहां मुस्तैदी से खड़े पुलिस वाले कारों की तलाशी ले रहे थे। शिंदे ने एक ही निगाह में यह मंजर भांप लिया। उनके आगे सिर्फ 6 कारें थी। सायरा ने दांत भींचकर ब्रेक पेडल दबाया। तीव्र आवाज के साथ कार के पहिए घिसटते हुए रुक गए। उसने बैक गियर डाली और कार को घुमाते हुए वापस मोड़ा और तेज गति के साथ दौड़ा दी। सायरा का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। यह पुलिस वाले हमारे कारण ही बैरियर पर वाहनों की तलाशी ले रहे हैं, शिंदे बोला। मालूम है। अब कार को किस तरफ ले जा रही हो? शिंदे ने आसपास देखते हुए पूछा। एक रास्ता और भी है, थोड़ा लंबा है, लेकिन वह हमारे काम का साबित होगा। वहां पर भी तो कोई पुलिस बैरियर हो सकता है। शिंदे ने सायरा पर निगाह मारी। नहीं, उस रास्ते पर कोई पुलिस बैरियर नहीं है, सायरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। शिंदे सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। चंद पल भी न बीते होंगे कि एकाएक सायरा की आंखें सिकुड़ गईं, होंठ भिज गए। उसकी निगाहें बैक मिरर पर जा टिकी, जहां उसे पीछे नजर आ रही पुलिस जीप दिखाई दे रही थी। सायरा ने गियर बदला और स्पीड पैडल पर पांव दबा दिया। कार एकाएक तूफानी रफ्तार से भाग निकली। टाइगर? शिंदे की निगाहें कार के बाहर के वातावरण को देख रही थी। हमारी कार के पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। व्हाट? शिंदे चौंका। उसने निगाहें घुमाकर पीछे आ रही पुलिस गाड़ी को देखा। चिंता मत करो, पुलिस हमारे पास भी नहीं फटक सकेगी। फटक भी जाए तो क्या बिगाड़ लेगी हमारा? शिंदे ने होंठ भींचकर कहा और रिवॉल्वर निकालकर उसका चैम्बर चेक करने लगा। क्या करने जा रहे हो? सायरा ने पूछा। कुछ खास नहीं, पुलिस गाड़ी के टायर का निशाना लेने जा रहा हूँ, शिंदे ने चैम्बर बंद करते हुए कहा। तुमने जब बैरियर के पास कार को अचानक मोड़ा तो तब पुलिस को हम पर शक हो गया होगा, तभी तो वहां फौरन अपनी गाड़ी पर हमारे पीछे आ गए। शायद यही बात हो। शायरा की निगाहें सामने सड़क पर थी। अगले ही पल उसने कार को बाईं तरफ कच्ची पगडंडी पर मोड़ दिया। शिंदे की निगाहें पीछे की तरफ थी और रिवॉल्वर हाथ में। तभी उसे पुलिस गाड़ी मुड़ती हुई दिखाई दी। शिंदे ने दांत भींचे और पुलिस गाड़ी के टायर का निशाना बांधकर ट्रिगर दबाया। कार में तीव्र धमाका गूंजा और पिछले शीशे में छेद करती हुई गोली निकल गई, परंतु चलती कार के कारण पहिए की अपेक्षा गोली उसके कवर पर लगी। शिंदे ने सख्ती के साथ दांत भींच लिए। वह दूसरी गोली चलाने ही जा रहा था कि एकाएक पुलिस गाड़ी से चलाई गोलियां उनकी गाड़ी की तरफ लपकी। शिंदे ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और सायरा को भी नीचे कर दिया। एकाएक सायरा का सिर नीचे करने के कारण कार का बैलेंस बिगड़ा। कार इधर उधर लहराई, तभी कई गोलियां कार से टकराईं। पिछला कार का शीशा टूटा और कार के पिछले दोनों पहिए भ्रष्ट हो गए। बैलेंस बिगड़ जाने के कारण कार का एंगल बदला और सड़क के किनारे मौजूद पहाड़ी चट्टान के पत्थर से जा टकराई। कार को बहुत तीव्र झटका लगा। इसके बाद वह संभल न सकी और उलटती चली गई। वह तिरछी होकर खड़ी हो गई। उसके दोनों पहिए आसमान की तरफ उठे के उठे रह गए। कार का इंजन अभी भी चालू था। 2 पल भी न बीते होंगे कि कार की खिड़की से शिंदे बाहर निकला और चंद ही कदमों के फासले पर नजर आ रही पहाड़ी चट्टानों की ओट में जा छिपा। कार के उलट जाने के कारण उसका माथा स्टीयरिंग से जा टकराया था, जिसके कारण उसके माथे पर खून का बड़ा सा धब्बा उभर आया था। इस समय उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। भेड़िए के समान भिचे होंठ, शेर की मानिंद चमकती आंखें, दरिंदगी से भरा जीता जागता वहसी नमूना नजर आ रहा था। सीक्रेट एजेंट 999 श्याम शिंदे उर्फ टाइगर। आग से भी ज्यादा सुलगती निगाहों से वह उल्टी कार को देखे जा रहा था। भीतर मौजूद सायरा की स्थिति के बारे में उसने जानने की चेष्टा की, परंतु सायरा की झलक भी उसे न मिली। तभी पुलिस जीप तेज आवाज के साथ कार के पास आकर रुकी। आनन फानन हथियारों के साथ वह नीचे कूदे और उनका रुख कार की तरफ करके खड़े हो गए। इसके साथ ही जीप से इंस्पेक्टर निकला। 40 बरस का लंबा ऊंचा खूबसूरत पुलिस इंस्पेक्टर। उसने कार पर भरपूर निगाह डाली। हाथ में उसने रिवॉल्वर थाम रखी थी। वह कुल मिलाकर 6 पुलिस वाले थे। कार को सीधा करो, पुलिस इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। उसका आदेश सुनते ही पुलिस वालों ने हथियार कंधे पर लटकाए और तुरंत आगे बढ़कर कार को सीधा करने लगे। आधे मिनट में ही कार चारों पहियों पर खड़ी थी। इसके साथ ही पुलिस वालों के हथियार कंधों से उतरकर पुनः हाथ में आ चुके थे। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर संभाले आगे आया
और सावधानी से कार में झांका। सायरा आगे वाली सीट पर उल्टी पुल्टी पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके माथे से हल्का सा खून बहना आरंभ हो चुका था। वह स्थिर निगाहों से कार की खिड़की से झांकते इंस्पेक्टर के चेहरे को देखे जा रही थी। इंस्पेक्टर ने एक झटके के साथ कार का दरवाजा खोला और अच्छी तरह सारी कार में देखा। इसके साथ ही उसके जबड़ों में कसाव आ गया। वह जासूस कहाँ है? सायरा कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर ने दांत भींचकर एक हाथ से सायरा की टांग पकड़ी और वेग के साथ उसे कार के बाहर खींच लिया। सायरा जमीन पर आ गिरी। उसके होठों से दर्दपूर्ण कराह निकली। नीचे पड़ी वह बारी बारी सब पुलिस वालों को देखने लगी। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में सख्ती के भाव छा चुके थे। उसने सीधी होकर बैठने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर हाथ में रिवॉल्वर थामे सायरा के सिर पर जा पहुंचा। वह जासूस कहाँ है? इंस्पेक्टर ने दांत भींचकर खतरनाक लहजे में कहा। किस जासूस की बात कर रहे हो तुम? सायरा ने तीखे स्वर में कहा। हिंदुस्तानी जासूस की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ तुम कस्बे से निकली और रास्ते में बैरियर देखकर पलटकर भागने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर गुर्राया। वहम है तुम्हारा। तुम जो कह रहे हो मैं कुछ भी किसी के बारे में नहीं जानती। खामखा जासूस की बात कहकर तुम न जाने अपना कौन सा उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर कहरपूर्ण हंसी हंसा। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम, जो कि मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हुलिये के साथ साथ तुम्हारे कपड़ों का रंग तक हर पुलिस वाले के पास है। अभी तक तो तुमने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए। सायरा उसे देखती रह गई। बोल, कहाँ है वह हिंदुस्तानी जासूस? मैं नहीं जानती तुम किस जासूस की बात कर रहे हो, सायरा ने लापरवाही से कहा। इंस्पेक्टर का चेहरा क्रोध से धधक कर लाल सुर्ख हो गया। तो तू नहीं मानेगी? सायरा कुछ नहीं बोली। जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दे, वरना याद रख यह जंगली इलाका है, कोई तेरी चीखें भी नहीं सुन पाएगा। यहाँ हम 6 हैं, एक एक करके जब हम आएंगे तो तेरी हालत अधमरी से भी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद तुझे पेड़ से उल्टा बांधकर नीचे आग जला देंगे, समझी? कल्पना कर ले कि तेरी मौत कैसी होगी। दुश्मनों के साथ मैं कभी भी रहम नहीं बरतता। तो यह बात है, सायरा ने दांत भींचकर कहा। मेरा शरीर पाने की खातिर तुम यह सब ड्रामा कर रहे हो। बहुत घटिया पुलिस वाले हो तुम। तुम्हें तो दोजख में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। कहने के साथ ही सायरा उछलकर खड़ी हुई और उसने अपने कपड़ों में छिपा रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी हरकत के प्रति बहुत सावधान था। तूफान की भांति उसकी टांग चली, सायरा के पेट में जा लगी। सायरा तेज चीख के साथ पेट पकड़कर दोहरी होती चली गई। इससे पहले कि वह सीधी होती, इंस्पेक्टर का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। वह पुनः चीखी और पीठ के बल नीचे जा गिरी। घूंसा इतना जबरदस्त था कि 2 पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। जब अंधेरा छटा तो अपने सामने वैसी दरिंदे की भांति इंस्पेक्टर को खड़े पाया। इसके कपड़े से इसका हथियार बाहर निकालो। इंस्पेक्टर के होठों से गुर्राहट निकली। 2 पुलिस वाले आगे बढ़े और सायरा के कपड़ों में छिपा रिवॉल्वर निकाल लिया। इंस्पेक्टर खतरनाक अंदाज में सायरा की तरफ बढ़ा। हिंदुस्तानी जासूस के बारे में नहीं बताना तो मत बताओ। मैंने जो कहा था वह पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे बाद सब बारी बारी आएंगे। देखता हूँ तुम कितनों को बर्दाश्त करती हो। करना तो सबको ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी टांगों को पेड़ से बांधकर उल्टा लटकाकर नीचे हम आग लगा देंगे, फिर आएगा असली मजा। कहते हुए उसने रिवॉल्वर वापस अपने होलिस्टर में डाली और उसके करीब पहुंचकर ठिठका। सायरा के दांत भिज गए। वह कठोर निगाहों से उसे देखने लगी। इससे पहले कि वह अपने बचाव में कुछ कर पाती, इंस्पेक्टर चीते की भांति झपटा और उसके शरीर पर मौजूद कपड़े को पकड़कर जोर से खींचा। तेज आवाज के साथ कपड़ा फट गया। सायरा की नग्न दूधिया छातियां चमक उठी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर वैसी मुस्कान उभर आई। वह पुनः आगे बढ़ा। तभी फायर हुआ। गोली इंस्पेक्टर के कूल्हे में लगी। उसके होठों से कानों को फाड़ देने वाली चीख निकली और तड़प कर उछलते हुए नीचे जा गिरा। नीचे पड़ा वह लगातार चीखे और तड़पे जा रहा था। कूल्हे से लगातार खून बहने लगा था। बहुत दूर चट्टान की ओट में मौजूद सिंधे के चेहरे पर सख्ती के भाव विद्यमान थे। वह सायरा के साथ जो कुछ करने जा रहा था उसे भला सिंधे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इंस्पेक्टर के गिरने के पश्चात, इससे पहले कि अन्य पुलिस वाले संभल पाते,
सिंधे के हाथ में थमी रिवॉल्वर का ट्रिगर 5 बार दबा और वहां मौजूद 5 पुलिस वालों की खोपड़ियां उड़ती चली गई। कटे पेड़ के समान उनके शरीर धप धप की आवाजों के साथ नीचे जा गिरे। चंद पलों में ही वहां मौत का सन्नाटा विद्यमान हो गया था। सायरा ठगी से उनके बीच मौजूद थी। वहां पर सिर्फ इंस्पेक्टर की चीखें और कराहटें गूंज रही थी, जिसके कूले में गोली घुसी पड़ी थी। सिंधे चट्टानी पत्थर की ओर से निकला और आगे बढ़ता हुआ चैम्बर को पुनः भरकर उनके बीच आ पहुंचा। सिंधे का चेहरा खतरनाक भावों से भरा पड़ा था। वह नीचे पड़े इंस्पेक्टर के पास पहुंचा, जो कि बुरी तरह घायल था। सिंधे पर निगाह पड़ते ही उसकी निगाहों में दहशत के भाव गहरे होते चले गए। मैं हूं हिंदुस्तानी जासूस, सिंधे के होठों से सर्द स्वर निकला। इंस्पेक्टर के पीले पड़ रहे होंठ हिले। सिंधे ने रिवॉल्वर सीधी की। नहीं, ट्रिगर दबा। गोली ठीक उसके माथे के बीच जा फंसी। सायरा तुरंत आगे बढ़ी और एक सिपाही के पास नीचे पड़ा अपना रिवॉल्वर उठा लिया। आसपास खून से सनी 6 लाशें पड़ी थी। किसी की कमीज उतार कर पहन लो, सिंधे बोला। सायरा को जैसे होश आया, उसने एक मृत पुलिस वाले के बदन पर से कमीज उतारी और उसे पहन लिया। तत्पश्चात वह सिंधे से बोली, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, कार चेक करो चलती है कि नहीं। सायरा ने कार चेक की। उलट जाने के कारण उसमें कोई खराबी आ गई थी। वह स्टार्ट ही नहीं हुई। सिंधे सामने खड़ी जीप की स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। सायरा उछलकर उसकी बगल में जा बैठी। सिंधे ने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। रास्ता मुझे बताती जाना, सिगरेट सुलगाते हुए सिंधे ने शांत स्वर में कहा। जब अंधेरा घिरना आरंभ हुआ तो जीप ने एक छोटे से शहर में प्रवेश किया। यह कौन सी जगह है? सिंधे ने पूछा। सायरा ने जगह का नाम बताया। तुम कहाँ रहती हो? इस्लामाबाद। तो फिर इतनी जल्दी मुझे बचाने के लिए तुम वहां कैसे पहुंच गई? पूरे रास्ते के बीच उनमें कोई बात नहीं हुई थी। सायरा ने तो थोड़ी सी नींद भी ले ली थी। दिन भर की थकान उसे उतरती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चीफ ने कल दिन में ही मैसेज भेज दिया था और मैं सावधानी के तौर पर पहले ही इस्लामाबाद से चल पड़ी थी। बीच रास्ते में ही मुझे मालूम हुआ कि बॉर्डर के कस्बे पर किसी हिंदुस्तानी जासूस को घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो समझ गई वह और कोई नहीं, टाइगर ही हो सकता है। तो तुमने भी यहाँ से इस्लामाबाद ही पहुंचना है? सिंधे ने उस पर निगाह मारी। हाँ। तभी सिंधे ने भीड़ भाड़ के इलाके से दूर मुनासिब जगह पर जीप रोकी और बोला, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सिंधे ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। बोला कुछ भी नहीं। सायरा जीप में बैठी रही। सिंधे आधे घंटे के बाद लौटा। उसने हाथ में 2 लिफाफे थाम रखे थे। एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, इसमें कपड़े हैं, बदल लो, नहीं तो हमारे कपड़े देखकर ही पहचान करने वाले आ जाएंगे। हमारा हुलिया अब तक दुनिया के हर पुलिस वालों के पास पहुंच चुका होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओह, शायरा के होठों पर मुस्कान उभरी। यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। उसके बाद उन दोनों ने किसी तरह कपड़े बदले, एक जगह पानी से हाथ मुंह धोया और अपने पुराने कपड़े पुलिस जीप में रखकर दोनों पैदल ही आगे बढ़ गए। कपड़े बदल लेने से अब उन दोनों का हुलिया काफी हद तक बदल गया था। अब क्या करना है? सायरा बोली। अंधेरा होता जा रहा है। सिंधे ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। रात का सफर करना ठीक नहीं है। रास्ते में पुलिस चेकिंग के दौरान हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं। दिन में भीड़ भाड़ होगी, पुलिस की निगाहों से बचना आसान नहीं। वैसे भी जैसे जैसे इस्लामाबाद नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ही पुलिस चेकिंग सख्त होती जाएगी। सायरा ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। रात का वक्त हम लोग होटल में गुजारेंगे और सुबह हम एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम एक साथ होंगे तो पुलिस हमें पहचान जाएगी। वेरी गुड टाइगर, यह बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं यहाँ किसी से टकराने नहीं आया, बल्कि अपना मिशन पूरा करने आया हूँ, जो मेरा टारगेट है। मैं सिर्फ उस तक पहुंचना चाहता हूं और इसके लिए यह सब सावधानियां बरतना जरूरी है। चलते हुए सिंधे बिल्कुल सावधान था, हर अनजाने खतरे के प्रति सजग था। उसकी निगाहें हर तरफ घूम रही थी कि कोई उन पर निगाह तो नहीं रख रहा। जब कार उलट गई थी और तुम कार से निकलकर नजरों से ओझल हो गए थे तो मैंने सोचा तुम मुझे छोड़कर भाग निकले हो। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, चाहता तो मैं ऐसा ही था, परंतु कर नहीं सका।
क्यों? खिसके क्यों नहीं? अभी मुझे तुम्हारे टॉप के बटन गिनने थे, सिंधे शोक स्वर में कह उठा। और तब वहां पुलिस वाले तुम्हारे टॉप के बटन गिनने पर उतावले थे। यह बात मैं बर्दाश्त कैसे करता? चीफ ने ठीक ही कहा था कि तुम औरतों के मामले में कुत्ते की तरह टेढ़े हो। कुत्ते की दुम तो फिर भी सीधी हो सकती है, लेकिन तुम टॉप के बटन गिनने नहीं छोड़ सकते। सायरा हंसी। छोड़ भी देता अगर मेरे सामने तुम जैसी कयामत न होती तो। ओह, तो इसका मतलब जनाब के इरादे अभी भी नेक नहीं है। सही अंदाजा लगाया तुमने। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए टाइगर। मैंने मौके पर तुम्हें बचाया था, उसी एहसान को तो उतारना चाहता हूँ। मेरे टॉप के बटन गिनकर? अपना अपना तरीका होता है एहसान उतारने का। फिर तो तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। दोनों ने मध्यम दर्जे के होटल में कमरा लिया और सारी रात वहीं बिताई। रात भर सायरा सिंधे की बाहों में रही। सिंधे ने अपने ढंग से, अपने अंदाज से सायरा के एहसान का बदला उतार दिया था और सायरा को एहसान उतारने का टाइगर का यह अंदाज बहुत पसंद आया। इस्लामाबाद में तुम मुझे कहाँ मिलोगे? अगले दिन सुबह सायरा ने पूछा। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और विचार भरे स्वर में कह उठा, अगर मुझे इस्लामाबाद में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही तुमसे संपर्क बना लूंगा। कहाँ? तुम तो मेरा पता जानते ही नहीं। सायरा ने उसे देखा। सिंधे के होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखरती चली गई। मेरे पास सब कुछ है, अपने पते की तुम फिक्र ना करो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम टाइगर हो। सायरा हंसी, फिर आगे बढ़कर पंजों के बल उठकर सिंधे के होठों पर तगड़ा चुम्बन लिया। सिंधे ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अभी भी मेरे टॉप के बटन गिनने हैं या नहीं? सायरा शोक स्वर में कह उठी। गिनने हैं, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने के बाद। सिंधे ने उसके तपते होठों पर अपने होठ रख दिए। पल भर के लिए जैसे दो ज्वालामुखी आपस में टकरा गए हों। सायरा की सांसें तेज होने लगी, आंखें जैसे नशे से भर आई हों। एकाएक सिंधे ने सायरा को आजाद किया अपनी बाहों के घेरे से। सायरा की गर्म सांसें अभी भी जैसे सिंधे को अपने चेहरे से टकराती महसूस हो रही थी। सायरा, सिंधे ने नई सिगरेट सुलगाकर कस लिया। अब तुम जाओ। ओके, इस्लामाबाद में मिलोगे? अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में हम मिलेंगे, अगर ना पड़ी तो नहीं मिलेंगे। बहुत मतलबी हो। टॉप के बटन गिनने के बाद घास भी नहीं डाल रहे। सायरा हंसी। गलत बात, ऐसी बात मेरे दिमाग में भी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे इस्लामाबाद में मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है वहां पहुंचते ही मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ओके टाइगर, बाय। सायरा बाहर निकल गई। सिंधे भी तैयार हो चुका था। टेबल पर रखा अपना सामान जेबों में ठूसा और वेटर को बुलाकर होटल का बिल चुकता करने के पश्चात बाहर आ गया। कुछ आगे जाकर उसने एक पार्किंग में से कार चोरी की और उसके बाद स्पीड से कार दौड़ाते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। दोपहर बाद वह बिना किसी रोक टोक के इस्लामाबाद जा पहुंचा। वहां उसने एक जगह सड़क के किनारे ही कार छोड़ी और आगे बढ़ गया। पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद। भीड़ भाड़ हर तरफ मौजूद थी। देसी विदेशी कारें, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। हर कोई अपने आप में व्यस्त, तेजी से अपने काम में मशगूल था। सिंधे ने सड़क पर जाती टैक्सी को रोका और उसमें बैठते हुए बोला, नवाबगंज। टैक्सी ड्राइवर ने पुनः टैक्सी आगे बढ़ा दी। पौन घंटे के बाद टैक्सी एक निहायत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे रुकी। सिंधे ने टैक्सी का बिल चुकाया और जेबों में हाथ डाले लापरवाही से आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर फोटोग्राफर की एक दुकान के सामने जाकर ठिठका। तत्पश्चात उसके कदम दुकान की तरफ उठ गए। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी। काउंटर पर दो सेल्समैन थे जो ग्राहकों की सेवा करने में व्यस्त थे। सिंधे दुकान के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। ग्राहकों की भीड़ के कारण किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद ग्राहकों की भीड़ हटी तो सेल्समैन उसकी तरफ मुखातिब हुआ। कहिए जनाब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी, मुझे रफीक अली से मिलना है। मालिक से? आप कौन है? मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ, लाहौर से आया हूँ। ओह, बैठिए बैठिए। सेल्समैन फौरन काउंटर के पीछे से निकला और एक कुर्सी उसके लिए बिछाते हुए बोला, मालिक पास ही में गए हैं, अभी आने वाले हैं। सिंधे कुर्सी पर बैठा। सेल्समैन ने चाय पानी से उसकी सेवा की। करीब 1 घंटे के बाद 45-47 बरस का रफीक अली आया। वह पक्का मुसलमान लग रहा था। लिबास से, चेहरे से
सिंधे को कुर्सी पर बैठा देखकर उसने प्रश्न भरी निगाहों से सेल्समैन की तरफ देखा तो सेल्समैन फौरन मुस्कुराकर कह उठा, जनाब ये आपके दोस्त हैं और लाहौर से आए हैं। तब सिंधे को मालूम हुआ कि वह रफीक अली है। सिंधे मुस्कुराया और तुरंत खड़े होते हुए बोला, रफीक अली, पहचाना नहीं मुझे? नहीं। उसकी निगाहों में उलझन के भाव थे। अरे भाई, कुछ साल हम नहीं मिले तो तुम मुझे भूल ही गए। कहते हुए सिंधे फौरन आगे बढ़ा और जबरदस्ती ही रफीक अली को अपनी छाती से लगा लिया। इससे पहले कि रफीक अली उसे अपने से जुदा करता, सिंधे उसके कान में बुदबुदाया, ऑपरेशन ब्लैक कैट। रफीक अली के जिस्म को तीव्र झटका लगा। एकाएक वह सिंधे को अलग करते हुए ठठाकर हंस पड़ा। अमा, अपनी जान से प्यारे अजीज दोस्त को भला हम भूल सकते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था, यह देखने के लिए कि मेरे न पहचानने पर तुम क्या करते हो। तो इस उम्र में अब तुमने मजाक करना भी शुरू कर दिया। सिंधे भी ठठाकर हंसा। छोड़ो, यह बताओ आज बरसों बाद हमारी याद कैसे आ गई? मैंने तो कई बार सोचा कि लाहौर जाकर तुमसे मिलूं, लेकिन धंधे से फुर्सत मिले तब ना। अपनी छोटी बहन के ससुराल उसकी खैरियत मालूम करने आया तो सोचा तुमसे मिलूं। आखिर बहन के घर तो रह नहीं सकता, तो अपने मतलब की खातिर आए हो। रफीक अली हंसा, ताकि रहने की जगह मिल जाए, नहीं तो तुमने मेरे पास आना भी नहीं था। कैसी बात कर रहे हो रफीक अली, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। दोनों सेल्समैन मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। आओ भीतर चलकर बात करते हैं। रफीक अली उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। फिर उसने सेल्समैनों से कहा, मैं अपने दोस्त के साथ भीतर जा रहा हूँ, तुम लोग काम संभालना और किसी भी कीमत पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मेरा अजीज बहुत मुद्दत बाद मिला है, हम में बहुत बातें होनी हैं। जब तक मेरा यार यहाँ रहेगा मैं धंधे की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, समझे? हाँ जनाब, दोनों सेल्समैनों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रफीक अली ने सिंधे को साथ लिया और दुकान के पीछे बने दरवाजे को धकेलकर उसके साथ भीतर प्रवेश किया और सिटकनी चढ़ा ली। यह 3 कमरों का बेहद खूबसूरत सेट था। रफीक अली इसी सेट में रहता था। बाहर निकलने के लिए दूसरी तरफ भी रास्ता था, जो कि खुली गली में खुलता था। तो दोस्तों, अनिल मोहन जी के उपन्यास सीक्रेट एजेंट का ये दूसरा एपिसोड यही विराम लेता है। इसके पश्चात शीघ्र ही आपसे तीसरे एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और एपिसोड अपलोड करने में जो मुझे विलम्ब हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि रामलीला समाप्त होने के पश्चात मैं बीमार पड़ गया था और मेरे फोन में भी कुछ इशू आ गए थे जो रिकॉर्डिंग कैच नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मोबाइल सुधरवाया, तब जाकर के ये वाला एपिसोड अपलोड किया है। तो चलिए, अब मुलाकात होगी जल्द से जल्द सीक्रेट एजेंट के तीसरे एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।